सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा एंड मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से बैच यकीन नीट 2.0 के अंदर। अगर आप सभी लोग मुझे ठीक तरीके से देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, देन गिव मी अ बिग फैट थम्स अप और अ बिग रेड हार्ट इन द चैट सेक्शन सो दैट वी कैन स्टार्ट टुडेस वंडरफुल सेशन अप, जहां पर हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर के सेकंड पार्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। हमने इस चैप्टर को 3 टुकड़ों में बांट दिया भैया। पहला जो टुकड़ा था मेरे बंधु वो था इंट्रोडक्शन, जहां हमने डीएनए आरएनए इनके बारे में चुटुर पुटुर बातें की। हमने ये प्रूव किया कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। ये हमारा पहला टॉपिक हम कह सकते हैं। तो हमने 1/3 ऑफ द चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। दूसरा जो पार्ट होने वाला है वो आज हम स्टार्ट करेंगे और इसका नाम है मिस्टर सेंट्रल डॉगमा। यानी यहां 3 प्रोसेसेस हो जाएंगे, डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। इन 3 चीजों को हम लोग एक सीक्वेंस में ही पढ़ रहे होंगे, जैसा कि हम हमेशा पढ़ते हैं। एंड देन आपका पोस्ट सेंट्रल डॉगमा टॉपिक्स हम लोग एक बकेट बना लेते हैं कि इसमें सेंट्रल डॉगमा की बाद की चीज हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि लैक ऑपरॉन, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। सो आउट ऑफ दीज 3 थिंग्स हम लोगों ने पहला जो हमारा टॉपिक है इसको अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया है और अब हम दूसरे टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे बड़ा जो पार्ट था वो हमने कंप्लीट कर लिया है, इंट्रोडक्शन। इसमें कई सारी चीजें थी। जेनेटिक्स का हमने बेसिक आइडिया भी लिया, उसके बाद हम लोगों ने डीएनए को भी समझा, उसके स्ट्रक्चर को भी देखा, न्यूक्लियोटाइड भी बनाया, पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी बनाया, बहुत सारी चीजें करी। डीएनए को एज अ जेनेटिक मटेरियल हम लोगों ने प्रूफ भी किया। यहां पर अब हम सेकंड पार्ट जो स्टार्ट करेंगे, सेंट्रल डॉगमा किन महाशय ने दिया था, एक बार चैट सेक्शन भर डालो मेरे भाई। सेंट्रल डॉगमा दिया था, सी फॉर सेंट्रल डॉगमा दिया था, सी फॉर क्रिक साहब ने। क्रिक साहब के दिए हुए सेंट्रल डॉगमा को हम लोग क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो आज हम रेप्लिकेशन के बेसिक्स को पढ़ेंगे। We are not going to talk about the mechanism of replication, that will be a separate lecture. वो एक पूरा का पूरा लेक्चर खा जाएगा हमारा, 2 घंटे का टाइम उसमें लगेगा ही लगेगा। रेप्लिकेशन एक डिटेल्ड प्रोसेस है, लेकिन आज हम रेप्लिकेशन के बारे में मोटा मोटा हर बात जान रहे होंगे। ऑलमोस्ट सारी बातें जनरल जो हमें पता होनी चाहिए वो आज हमें पता लग रही होंगी। एंड देन हम पोस्ट सेंट्रल डॉगमा की ओर बढ़ जाएंगे। यानी यहां आपके 3 टॉपिक होंगे, जैसा मैंने बताया, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, आपका ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जिसे हम कहते हैं एचजीपी, एंड आपका लैक ऑपरॉन। ये 3 आपके मेन टॉपिक्स यहां पर भी देखने को मिलेंगे। ये सबसे छोटा पार्ट है। ये 3 टॉपिक्स है, मुश्किल से 3-4 लेक्चर में आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, ये आपको यहां तक बात समझ में आनी चाहिए थी। सो वी आर अबाउट टू स्टार्ट सेंट्रल डॉगमा टुडे। और सेंट्रल डॉगमा में कौन कौन से प्रोसेसेस हैं हम लोग जानते हैं, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। तो बताइए आज क्या पढ़ना चाहिए हमें, टेक्निकली हमें क्या पढ़ना चाहिए। सर हम डीएनए की कॉपी बनाना सीखेंगे तो हमें रेप्लिकेशन पढ़ना चाहिए। करेक्ट, ये हमारा आज का टॉपिक होना चाहिए। तो मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे दोस्तों, फटाफट हेडिंग डाल लो, डीएनए रेप्लिकेशन। फटाफट हेडिंग डाल लो। आज की प्रथम हेडिंग जो है वो है डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है, ये हमारी आज की हेडिंग है। रेप्लिकेशन में एक शब्द आ रहा है, अगर आपको दिखाई दे रहा हो, खोपड़ी पे अगर आपने नारियल का तेल लगा रखा हो तो इस शब्द में घुस जाओ मेरे भाई। इस शब्द का नाम है रेप्लिका, और रेप्लिका का मतलब होता है टू क्रिएट कॉपीज। रेप्लिका का मतलब होता है कॉपी बनाना। तो आप यहां पर क्या कर रहे होंगे, डीएनए की कॉपी बना रहे होंगे। और एक बात मैं आपको आज ही सिखा देना चाहता हूं, वो ये है कि जब भी डीएनए रेप्लिकेट करेगा अपनी कंप्लीट कॉपी बनाएगा। अर्थात समझ लीजिए ये एक डीएनए है, समझ लीजिए ये एक डीएनए है। अगर ये डीएनए अपनी कॉपी बनाएगा तो खुद जैसी एक कंप्लीट कॉपी अगर ये डीएनए अपनी कॉपी बनाएगा तो खुद जैसी एक कंप्लीट कॉपी बनाएगा। यानी डीएनए का जितना भी अमाउंट होगा वो एज इट इज डबल हो जाएगा। इसे हम कहते हैं कंप्लीट डीएनए की रेप्लिकेशन। अर्थात ये अगर हमारे पास एक रिंग है, ये अगर डीएनए है, तो जब डीएनए रेप्लिकेट करेगा तो हमारे पास कंप्लीट 2 रिंग हो जाएंगी। पूरा डीएनए एक बार में रेप्लिकेट करता है, बीच में प्रोसेस रुकता नहीं। यह प्रोसेस इतना एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव है, इस प्रोसेस में इतना एटीपी खर्च होता है कि आप डिसीजन लेकर ही इस प्रोसेस को शुरू कर सकते हैं। भाई सीधी सी बात है, अगर आप इतनी एनर्जी खर्च करने के लिए तैयार हैं, अगर आप रेप्लिकेशन नाम के प्रोसेस के लिए सीरियस हैं, तो ही आप इसे स्टार्ट करिए, वरना मत करिए। या तो रेप्लिकेशन शुरू ही मत करो, और यार एप्लीकेशन शुरू कर दिया है तो जितना भी डीएनए एक सेल के अंदर है पूरा का पूरा रेप्लिकेट होगा। दिस इज द फर्स्ट रूल ऑफ रेप्लिकेशन। दिस इज द फर्स्ट रूल ऑफ रेप्लिकेशन। तो पहला रूल रेप्लिकेशन का मैं आपको क्या बता रहा हूं, जनरल बात है, लेकिन नोट कर लीजिए कि कंप्लीट डीएनए इज रेप्लिकेटेड
कंप्लीट डीएनए इज रेप्लिकेटेड इफ रेप्लिकेशन इज स्टार्टेड। रेप्लिकेशन इज स्टार्टेड। क्या ये बात करेक्ट है? एकदम करेक्ट है गुरुजी, इस बात में हमें कोई भी शंका नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है। कंप्लीट डीएनए इज रेप्लिकेटेड अगर रेप्लिकेशन स्टार्ट हो गई है तो, और कंप्लीट डीएनए अगर रेप्लिकेट हुई है, इसका मतलब दोनों स्ट्रैंड रेप्लिकेट हुए हैं, इसका मतलब दोनों स्ट्रैंड रेप्लिकेट हुए हैं। तो कंप्लीट डीएनए का मतलब क्या होता है? अगर यहां से मैं एक और इन्फेरेंस निकालूं तो क्या मैं ये निकाल सकता हूं कि बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए गेट रेप्लिकेटेड, बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए गेट्स रेप्लिकेटेड। क्या यह बात भी करेक्ट है? यस गुरुजी, एकदम करेक्ट बात है। अगर जितना डीएनए एक सेल के अंदर था पूरा का पूरा रेप्लिकेट हो रहा है, तो डीएनए में जो दोनों के दोनों स्ट्रैंड थे, क्या दोनों के दोनों रेप्लिकेट हो रहे होंगे? बिल्कुल गुरुजी, दोनों के दोनों रेप्लिकेट हो रहे होंगे। यह बात भी हमको समझ में आ गई, यह बात भी हमको समझ में आ गई। तो हम लोगों को यह जानना है मेरे बंधु, हम लोगों को यह जानना है मेरे भाई, ये जो डीएनए रेप्लिकेशन है ये होती कैसे है। तो पहले हम ये जाने कि डीएनए रेप्लिकेशन की बात सबसे पहले कही किन्होंने थी। तो डीएनए का स्ट्रक्चर किन्होंने दिया था? भैया वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था, और दो साइंटिस्ट थे, मॉरिस विल्किंस एंड रोजालिन फ्रैंकलिन। ये आपके दो साइंटिस्ट कौन थे? फ्रैंकलिन और विल्किंस। लेकिन मेन जो कंट्रीब्यूटर माना जाता है वो वॉटसन एंड क्रिक को माना जाता है। तो वॉटसन एंड क्रिक साहब जब डीएनए का स्ट्रक्चर बता रहे थे, लोगों को समझा रहे थे, तो उन्हें पता तो था कि बेस पेयरिंग होती है डीएनए में। उन्होंने भी कहा था कि कोई अगर आगे चल के रेप्लिकेशन के बारे में बात करेगा तो वो कॉम्प्लीमेंटेरिटी पे ही टिकी होगी। यानी एक डीएनए के स्ट्रैंड को देख के अगर आप दूसरा स्ट्रैंड बना सकते हो तो ये कैसे बना सकते हो? कॉम्प्लीमेंटेरिटी के रूल की वजह से ही तो बना सकते हो। समझ लो मेरे पास एक स्ट्रैंड है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और समझ लो मेरे पास दूसरा स्ट्रैंड है ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम। यहां अगर ए है, टी है, जी सी ए टी सी सी जी सी ए, मेरे पास एक रफ स्ट्रैंड है। मुझे पता है कि ए के सामने टी आता है, क्या इस स्ट्रैंड को देख के मैं दूसरा स्ट्रैंड तैयार कर सकता हूं? मेरे को ये स्ट्रैंड तैयार करना है ऊपर वाले को देख के, क्या मैं तैयार कर सकता हूं? कर लेंगे सर। ए के सामने टी ला के लगाना होगा, टी के सामने ए, जी के सामने सी, सी के सामने जी, ए के सामने टी, टी के सामने ए, सी के सामने जी, सी के सामने जी, जी के सामने सी, सी के सामने जी, ए के सामने टी। करेक्ट? बिल्कुल सर। हमारे सेल में भी तो यही काम होता होगा। अगर आपको एक स्ट्रैंड मिल जाए डीएनए का और आपके पास ये सारे के सारे न्यूक्लियोटाइड हैं, आप लगाते जाओगे, एक स्ट्रैंड को पढ़ते जाओ और न्यूक्लियोटाइड लगाते जाओ, दूसरा स्ट्रैंड तैयार हो जाएगा। तो वॉटसन और क्रिक साहब ने भी 1953 में जब डीएनए का स्ट्रक्चर दिया था तो यही बात बताई कि भाई डीएनए का रेप्लिकेशन जो है इसकी बेस पेयरिंग पे डिपेंड करता है, कॉम्प्लीमेंटेरिटी पे डिपेंड करता है। इसी बात को इन्होंने इंग्लिश में कहा। वो जो बात इन्होंने अंग्रेजी में कह दी उसको हम लोग लिख लेते हैं एक बार हमारी कॉपी के अंदर। क्या कहा इन्होंने? वॉटसन एंड क्रिक ने एक स्टेटमेंट दी। वॉटसन एंड क्रिक 1953 एक स्टेटमेंट दी गई, बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी। क्या कहा इन्होंने? इन्होंने कहा इट हैज नॉट एस्केप्ड आवर नोटिस। ये बात ऐसा नहीं है कि हमें दिखाई नहीं दे रही है, इन्होंने कहा हमें सब दिखता है, हमें सब पता है। इट हैज नॉट एस्केप्ड आवर नोटिस दैट द स्कीम ऑफ रेप्लिकेशन, that the scheme of DNA replication lie in its complementarity, of base pairs या of bases। बेसिस जो आपस में कॉम्प्लीमेंटरिटी शो करते हैं, इसी में आपका डीएनए मैकेनिज्म छुपा हुआ है। यस, रेप्लिकेशन का मैकेनिज्म छुपा हुआ है। ठीक है, ये बात इन्होंने कही। इतनी बात समझ में आई? मैंने आपको छोटी मोटी चीजें बताई हैं, दोबारा बता देता हूं। मैंने कहा कि आज हम पढ़ने वाले हैं डीएनए रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन नाम में ही एक शब्द छुपा हुआ है रेप्लिका, जिसका मतलब होता है कॉपी बनाना। यानी इस प्रोसेस में हम सीखेंगे कि डीएनए अपनी एग्जैक्ट कॉपी कैसे बना सकता है। तो डीएनए जब अपनी एग्जैक्ट कॉपी बना रहा है, इसका मतलब एक सेल में जितना भी डीएनए था वो पूरा का पूरा एक बार में रेप्लिकेट करता है। अगर आपने रेप्लिकेशन शुरू कर दिया है तो आपको रेप्लिकेशन खत्म करनी ही होगी। या तो आप शुरू ही मत करो, या अगर आपने शुरू कर दिया तो पूरा का पूरा डीएनए रेप्लिकेट कराना होगा। यानी डीएनए के दोनों स्ट्रैंड रेप्लिकेट हो रहे होते हैं।
फिर वॉटसन एंड क्रिक साहब ने कहा 1953 में कि भैया हमें डीएनए के बारे में आज के दिन में जितनी बातें पता है उतना किसी को नहीं पता, क्योंकि हमने ही दिया है डीएनए का स्ट्रक्चर। हमें पता है कि इसकी जो कॉम्प्लीमेंटेरिटी है, इसी में रेप्लिकेशन का सार छुपा हुआ है कि रेप्लिकेशन हो पाती है कॉम्प्लीमेंटेरिटी की वजह से। यह बात इन्होंने कह डाली। अब 3 अलग अलग स्कीम्स हो सकती हैं डीएनए रेप्लिकेशन की। अगर आप यहां पे लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं स्कीम्स ऑफ रेप्लिकेशन, स्कीम्स ऑफ रेप्लिकेशन, स्कीम्स ऑफ रेप्लिकेशन। यहां पर क्या हुआ, आपके पास एक डीएनए है, ये डीएनए के 2 स्ट्रैंड हमने बनाए, 1 स्ट्रैंड 2 स्ट्रैंड। ये आपके पास क्या है, डीएनए है, इसे हम पेरेंट डीएनए भी कह सकते हैं। अब ये जो डीएनए है ये 3 प्रकार से रेप्लिकेट कर सकता है, ये 3 प्रकार से अपने आप को रेप्लिकेट कर सकता है। कैसे कैसे, आराम से देखिएगा। दिस इज द फर्स्ट वे, दिस इज द सेकंड वे एंड दिस इज द थर्ड वे, है ना। कौन कौन से तरीके हैं, आराम से सुनिए, प्यार से सीखिए। यह आपका 3 प्रकार से रेप्लिकेट कर सकता है। पहला जो मॉडल हो सकता है रेप्लिकेशन का, यह हो सकता है कंजर्वेटिव मॉडल, कंजर्वेटिव मॉडल। कंजर्वेटिव मॉडल बोले तो पूरा का पूरा डीएनए कंजर्व कर लिया, यानी ये पूरा का पूरा डीएनए एज इट इज रह गया पेरेंट वाला, एंड जो नया डीएनए बना है ये पूरा का पूरा नया बना है, एकदम नया मटेरियल नए डीएनए में लगा दिया। यानी ये जो पेरेंट वाला था पिंक वाला, ये एज इट इज क्या कर लिया, कंजर्व कर लिया, कंजर्व कर लिया। और ये क्या है, आपका नया वाला है, इसमें पुराने वाले का एक छोटा सा तिनका भी नहीं आया। दिस इज कॉल्ड एज कंजर्वेटिव मॉडल, कि ये जो भी पिंक कलर के दोनों स्ट्रैंड साथ में थे इसको एज इट इज कंजर्व कर लिया, नया डीएनए जो है आपका अलग तैयार हो रहा है। दिस इज कंजर्वेटिव मॉडल। मजा नहीं आया गुरुजी कुछ कंजर्वेटिव मॉडल में तो। दूसरा वाला इससे भी खत्म है, इसे कहते हैं डिस्पर्सिव मॉडल। डिस्पर्सिव मॉडल को हम लोग क्या कहते हैं, इसमें जो डीएनए के टुकड़े हैं डिस्पर्स हो जाएंगे, अर्थात आपका ये जो पिंक कलर का डीएनए था छोटे छोटे टुकड़ों में, चीथड़ों में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर आपका ये जो पिंक कलर का डीएनए था, यहां पे आपका ये जो पिंक कलर का डीएनए था ये आपके छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो गया, और ये जो नया डीएनए था ये भी छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो गया। तो थोड़ा पिंक, थोड़ा येलो, थोड़ा पिंक, थोड़ा येलो, थोड़ा पिंक, थोड़ा येलो, थोड़ा पिंक, थोड़ा येलो, येलो 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 येलो, ये बनाया हमने। यानी ये आपका हल्का हल्का सा न्यू डीएनए, पीला पीला पीलू, और ये आपका हल्का हल्का सा ओल्ड डीएनए जो पहले से ही हमारे पास प्रेजेंट था, वो पिंकू पिंकू। ये है डिस्पर्सिव। ये नया और पुराना डीएनए जितना है उसके छोटे छोटे टुकड़े होंगे और वो रैंडमली जुड़ जाएगा। सर इसमें भी मजा नहीं आया। तीसरा जो है ये हमारा फेवरेट मॉडल है, जिसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं डिटेल में। इसे कहा जाता है सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। सेमी का मतलब क्या होता है, सेमी का मतलब क्या होता है, हाफ। जैसे सर्कल है, सर्कल को आधा अगर हमने काट दिया तो क्या हो जाएगा, सेमी सर्कल हो जाएगा। तो सेमी का मतलब क्या होता है, 50%। तो 50% आपने यहां पर क्या कर लिया है, डीएनए को कंजर्व कर लिया है। 50% नया, 50% पुराना। तो 2 आपके यहां पर डीएनए बने, 2 डीएनए की कॉपीज बनी। तो पहला जो आपकी कॉपी बनी इसमें आधा पेरेंट वाला आधा नया बनाया, आधा पेरेंट वाला आधा नया बनाया। तो आप क्या कह सकते हैं, आधा न्यू है 50%, और आधा आपका क्या है, ओल्ड है, बचा हुआ 50%। तो पेरेंट वाला 50% ही कंजर्व किया गया, 50% नया बनाया। इसी को हम कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। ये सबसे बेस्ट मॉडल माना जाता है। ये दोनों आपके यूजुअली अच्छे नहीं माने जाते। ये हरे भरे कलर से हम टिक मार्क कर देते हैं, ये सबसे बेस्ट माना जाता है। करेक्ट, ये आपने देखा। तो 3 प्रकार के मॉडल मैंने आपको यहां पर बताया। सबसे उच्चतम जो मॉडल है, सबसे हाई वोट्स से जो जीता, उसको हम सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। अब साइंटिस्ट के दिमाग में एक फितूर जगा कि डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है, प्रूफ कैसे कराएं, क्योंकि हर चीज चलती है प्रूफ पे, तुक्केबाजी पे कुछ नहीं चल रहा है। एवरीवन नीड्स प्रूफ। तो यहां पर भी बोला गया भैया प्रूफ दे दो, सबूत दे दो कि डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। हम तो मान लेंगे, हम कोई मना थोड़ी कर रहे हैं, आसानी से मान लेंगे, प्रूफ दे दो।
तो पहले हम सेमी कंजर्वेटिव मॉडल को थोड़ा अच्छे से डिटेल में समझते हैं। मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाना चाहता हूं, हालांकि आपको आसानी से पकड़ में आ जाएगा, बट स्टिल एक बार अपने मन की शांति के लिए मैं दोबारा से आपको एक बार एंड टू एंड समझाना चाहता हूं सेमी कंजर्वेटिव मॉडल, और उसके बाद हम मेसेल्सन एंड स्टाहल के एक्सपेरिमेंट के ऊपर बढ़ेंगे, जिन्होंने प्रूव कर दिया था दैट डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर। करेक्ट? यहां तक की बातें सबने लिख ली है, एक बार तुनिक तुनिक कर डालो ना इन द चैट सेक्शन, जिससे कि हम लोग आगे बढ़ सकें। यस, बताओ मेरे भाई, सब कुछ ठीक है? ऑल सेट, ऑल गुड? आ जाओ मेरे भाई। यस यस यस, गुड गुड गुड, बढ़िया। अगली हेडिंग में हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे सेमी कंजर्वेटिव मॉडल के बारे में ही, लेकिन रैंडम पढ़ाई करते हैं, रैंडम पढ़ाई करेंगे, है ना। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने डीएनए के 2 स्ट्रैंड बनाए, हम लोगों ने डीएनए के 2 स्ट्रैंड बनाए। यह है पहला स्ट्रैंड और यह है दूसरा स्ट्रैंड। ठीक है जी, करेक्ट है गुरुदेव, इतनी बात हमको चमक उठी है। ये स्ट्रैंड पे मैं लिख देता हूं 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो ये दूसरा स्ट्रैंड जो है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का, ये उल्टा हो जाएगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, उल्टी दिशा में हो जाएगा। करेक्ट है जी, एकदम करेक्ट है गुरुजी। यहां पर आपका लिखा हुआ है ए टी जी सी, ए टी टी जी सी, ए सी टी ए, रैंडम एक सीक्वेंस मैंने बना लिया है। अब मुझे बताओ, अगर मैं इसको यहां पर रेप्लिकेट कराना चाहूं, मतलब कि जस्ट इसको देख देख के दूसरा स्टैंड तैयार करना चाहूं, तो कैसे करूंगा भाई? ए के सामने क्या आता है? टी, टी के सामने ए, जी के सामने सी, सी के सामने जी, ए के सामने टी, टी के सामने ए, टी के सामने ए, जी के सामने सी, सी के सामने जी, ए के सामने टी, सी के सामने जी, टी के सामने ए के सामने टी। करेक्ट है, एकदम करेक्ट है। यह हमारा डबल स्टैंडर्ड डीएनए हो गया क्या? यह हमारा डबल स्टैंडर्ड डीएनए हो गया क्या? बिल्कुल हो गया। ए और टी जो है इसके बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, ए टी 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, सी जी 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, जी सी 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, ए टी 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, ए टी 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, ए टी 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, जी सी 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, जी सी 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, ए टी 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, जी सी 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, ए टी 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, ए टी 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या ये आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हो गया, जिसे हम कह सकते हैं लेट्स से पेरेंट डीएनए। इसे हम कह रहे हैं पेरेंट डीएनए, यानी ये मेन डीएनए है जिसका हमको रेप्लिकेशन कराना है। ठीक है, करेक्ट है गुरुजी, ये हमारा पेरेंट डीएनए है। अब हमने क्या किया, अब हमने यहां पर क्या कर दिया मेरे बंधु, अब हमने यहां पर क्या किया, डीएनए के स्ट्रैंड्स को सेपरेट कर दिया। हमने क्या किया, डीएनए के स्ट्रैंड्स को सेपरेट कर दिया, तो डीएनए स्ट्रैंड्स आर सेपरेटेड, डीएनए स्ट्रैंड्स आर सेपरेटेड। इन दोनों स्ट्रैंड्स को मेरे को सेपरेट करना है, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने हैं। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने हैं तो क्या एनर्जी लगेगी? लगेगी मेरे भाई। ये जस्ट आप ऐसा मान लो कि दो जो चीजें हैं ये साथ में अटैच्ड है विद द हेल्प ऑफ दीज बॉन्ड्स। आपको अगर इन दोनों स्ट्रैंड्स को खींच के तोड़ना है एकदम तो जोर लगाना पड़ेगा, तो एनर्जी लगेगी इन बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए। यस, तो आपको क्या करना है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को, इसके दोनों स्ट्रैंड्स को सेपरेट करना है, तो एनर्जी लगेगी। तो आप क्या कह सकते हैं कि एनर्जी इज नीडेड टू ब्रेक दीज हाइड्रोजन बॉन्ड्स। एनर्जी नीडेड टू ब्रेक दीज हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अब खुद सोच के देखो मेरे भाई, आराम से सोच के देखो। हमारे एक सेल में, चिंदी से सेल में, कोई भी सेल उठा लो, मेरे स्किन का सेल उठा लो, लीवर का सेल उठा लो, किडनी का सेल उठा लो, कोई भी सेल उठा लो मेरे भाई, हर सेल में 2.2 मीटर लंबा डीएनए है, 2.2 मीटर लंबा डीएनए है। इतना लंबा डीएनए, और आपके खूब सारे यहां पर बेस पेयर देखने को मिल रहे हैं। अगर पूरा डिप्लॉयड कंटेंट आप देख लो, 46 क्रोमोसोम्स में आप देख लो, 6.6 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर है। इतने सारे बेस पेयर हैं, सबके बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड्स को अगर आप तोड़ रहे हो, 2.2 मीटर लंबा डीएनए हर सेल में आपको खोलना पड़ रहा है। क्या कम एनर्जी में काम हो सकता है? नहीं गुरुजी। बॉन्ड कितने हो गए सोच के देखो यार, कम से कम 2 हाइड्रोजन बॉन्ड तो मिलेंगे ही 2 न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में, 3 भी हो सकते हैं। इतने सारे बॉन्ड्स है भाई, बिलियंस में बॉन्ड्स हैं। इतने सारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स तोड़ रहे हो तो एनर्जी तो लगानी पड़ेगी ना। इसीलिए प्रोसेस बहुत एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव होता है। अगर इसमें एक बार एंट्री कर ली तो भाई फिर रुकना मत, सोच समझ के घुसो, या तो घुसो ही मत। अगर इतना दम है कि इस प्रोसेस को पूरा करा पाओ तो ही घुसो, वरना मत घुसना। सिंपल सी
नीड है इस प्रोसेस की, है ना। कोई भी ओंगा पोंगा मुंह उठा के नहीं आ सकता। अब क्या हुआ, हमने दोनों स्ट्रैंड सेपरेट कर लिया, दोनों स्ट्रैंड सेपरेट कर लिया, तो ये हमारा एक स्ट्रैंड है, ये हमने सेपरेट कर लिया, ये स्ट्रैंड हमने सेपरेट कर लिया, ठीक है, ये स्ट्रैंड हमने सेपरेट किया, करेक्ट। दूसरा स्ट्रैंड भी हमने सेपरेट कर लिया, दूसरा स्ट्रैंड भी हमने क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया, इनके बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ लिए, दूसरा बॉन्ड भी हम लोगों ने क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया। अब हम क्या बनाएंगे बंधु, अब हम बनाएंगे गुरुजी नया स्ट्रैंड। नया स्ट्रैंड कौन से कलर का बनाऊं, बता दो ना। इस कलर का बना लेता हूं, कौन सा कलर है मुझे नहीं पता, क्या ले लिया मैंने, हरा ले लिया, हरिया कलर का बना देते हैं, हरा भरा कर देते हैं, हरित क्रांति ले आएंगे अभी, ठीक है। तो ये वाला जो नया स्टैंड है ये भी कैसा बना देंगे, हरिया बना देंगे, बिल्कुल बना देंगे गुरुजी। ये वाला भी हम लोग कैसा बना देंगे, एकदम हरिया भरिया बना देंगे, करेक्ट है जी, एकदम करेक्ट है। अगर मैं इसकी पोलैरिटी लिखना चाहूं, अगर मैं इसकी पोलैरिटी लिखना चाहूं, आराम से देखना मेरे भाई, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, तो क्या ये स्टैंड इस दिशा में 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा, होगा। ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, दूसरा वाला इस दिशा में 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा, होगा गुरुजी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चैट रुक गई, 1 सेकंड दे दो, अब करेक्ट है ना। तो ये हरिया बना दिया हमने। अब मुझे खुद बताओ मेरे भाई, दिल पे हाथ रख के बताओ, क्या मैंने आपको ये नहीं बताया था कि दुनिया का कोई भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड हो, दुनिया का कोई भी न्यूक्लिक एसिड हो, चाहे डीएनए चाहे आरएनए, उसकी सिंथेसिस हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम दिशा में होती है, हाँ के ना। यस गुरुजी, आपने बताया था 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ही डीएनए बनेगा। अगला प्रोसेस हम पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन, 5 प्राइम टू 3 प्राइम दिशा में ही आरएनए भी बनेगा। तो यहां पे 5 प्राइम टू 3 प्राइम अगर मैं बनाऊं, तो ए के सामने ले आया मैं टी, टी के सामने ले आया ए, सी के सामने जी, ए के सामने टी, सी के सामने जी, जी के सामने सी, टी के सामने ए, टी के सामने ए के सामने टी, सी के सामने जी, जी के सामने सी, टी के सामने ए के सामने टी, करेक्ट। किस दिशा में बना, किस दिशा में बना गुरुजी, इस दिशा में बना 5 प्राइम टू 3 प्राइम। दिस इज डायरेक्शन ऑफ सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड, करेक्ट सर, बढ़िया, मजा आ गया। दूसरा में देखो 5 प्राइम टू 3 प्राइम नया स्ट्रैंड बनेगा, ए के सामने टी आता है ना, तो टी के सामने ए के सामने टी, सी के सामने जी, जी के सामने सी, टी के सामने ए के सामने टी, ए के सामने टी, सी के सामने जी, जी के सामने सी, टी के सामने ए, जी के सामने सी, ए के सामने टी के सामने ए, करेक्ट है, एकदम करेक्ट है गुरुजी। ये स्ट्रैंड किस दिशा में बना, इस दिशा में बना, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो आप क्या कह सकते हो, दिस इज डायरेक्शन ऑफ सिंथेसिस, दिस इज डायरेक्शन ऑफ सिंथेसिस। और ये भी सेम ही तो चीज है, दिस इज ऑल्सो द डायरेक्शन ऑफ सिंथेसिस, दिस इज ऑल्सो द डायरेक्शन ऑफ सिंथेसिस, करेक्ट है, एकदम करेक्ट है सर। अब मैं आपको यहां पर सिर्फ एक बात बताने के लिए लेकर आया था, जो बात बहुत ही ज्यादा जरूरी है, आराम से मेरी बात को सुनना। अगर डीएनए अपने आप को कंप्लीटली रेप्लिकेट कराना चाहता है, ये एक डीएनए था, क्या इस डीएनए की 2 कॉपीज बनी, यस गुरुजी बन गई, यानी इस डीएनए ने अपनी 2 कॉपीज बना ली है, यानी इस डीएनए की रेप्लिकेशन हो गई, बिल्कुल गुरुजी हो गई, है ना, एकदम हो गई है। लेकिन जब ये डीएनए अपनी कॉपी बना रहा होता है, तो क्या दोनों स्ट्रैंड को सेपरेट होना पड़ता है, बिल्कुल सेपरेट होना पड़ता है। 2 पिंक स्ट्रैंड थे, ये आपके अलग अलग जगह सेपरेट हो गए, और 2 नए स्ट्रैंड मैंने हरे हरे कलर से दिखाए हैं। तो अगर आप लिखना चाहो तो यहां पर लिख सकते हो दैट दिस इज न्यू स्ट्रैंड, दैट दिस इज न्यू स्ट्रैंड एंड दिस इज ओल्ड स्ट्रैंड, एंड दिस इज ओल्ड स्ट्रैंड। सिमिलरली यहां पर भी ये जो पिंकी है, ये क्या हो जाएगा, ओल्ड स्ट्रैंड हो जाएगा, और ये जो हरिया है हमारा, ये क्या हो जाएगा, न्यू स्ट्रैंड हो जाएगा, करेक्ट। यहां पर आपका एक स्ट्रैंड पुराना, एक स्ट्रैंड नया, एक स्ट्रैंड पुराना, एक स्ट्रैंड नया। तो यही गेम हमको खेलना था भाई, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन में, बिल्कुल गुरुजी यही खेल हमको खेलना था, ये खेल हम लोगों ने सीख लिया है। क्या मेरे दोस्त, आराम से सुनना, क्या मेरे दोस्त, जब डीएनए की रेप्लिकेशन होती है तो दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाते हैं, बिल्कुल हो जाते हैं। इन दोनों स्ट्रैंड को देख देख के नए स्ट्रैंड बनते हैं। इसको देख के मैंने आपके सामने ये बनाया, इसको देख के मैंने आपके सामने ये बनाया। जिसको देख के मैं कोई नया स्ट्रैंड बनाऊं, उसे मैं टेम्पलेट कहता हूं। समझ लीजिए, अभी कुछ दिन पहले एक हमारा दोस्त है, एक हमारा स्टूडेंट है, उसने मुझे मेरी तस्वीर गिफ्ट करी थी, है ना। ये तस्वीर मैंने टेबल पे ही रखी हुई है, दिल के बहुत करीब है, बहुत अच्छा स्केच बनाया था। दिस इज माय फोटो। ये फोटो देखो, मैं तुम्हारे दिल में बसा हुआ हूं, लेकिन ये तस्वीर बनाने के लिए हो सकता है आपको किसी और तस्वीर की भी जरूरत पड़ी हो। तो मेरी जो डीपी है, कांस्टेंट डीपी, उसको देख करके तस्वीर बनाई गई थी। देखो, ये वो फोटो है, एकदम यहां तक की यार, ये कंधे तक की, इसको देख करके सेम टू सेम ये फोटो तैयार करी गई। ये जो फोटो है, ये क्या है, ये जो फोटो है क्या है,
टेम्पलेट है, उसको देख करके नया डिजाइन तैयार हुआ है, मुजस्सिमा बनाया, बिल्कुल किसी चीज को देख के बनाया ना। तो ये जो ओल्ड स्ट्रैंड है, इसको देख के नया स्ट्रैंड बनाया है ना। यहां पे तो मैं थोड़ा पहचान में कम आ रहा हूं, पर ये भी किसी प्यारे बच्चे ने बनाई थी, इसलिए मैंने लगा ली है। तो ये तो एग्जैक्ट ही सेम बनता है डीएनए, तो यहां तो थोड़ी बहुत कुछ ज्यादा ही म्यूटेशन आ गई है, बट ओवरऑल डीएनए सेम ही बनता है ना। तो एक टेम्पलेट को देख के आप जो है नया स्ट्रैंड तैयार कर देते हो। तो दिस इज ओल्ड स्ट्रैंड विच विल एक्ट एज टेम्पलेट, ओल्ड स्ट्रैंड दैट विल एक्ट एज टेम्पलेट। और इस टेम्पलेट को देखकर ए के सामने टी लगा के, सी के सामने जी लगा के मैं क्या बना दूंगा, न्यू स्ट्रैंड बना दूंगा, न्यू स्ट्रैंड बना दूंगा। जैसे इस भाई ने, इस बच्चे ने यहां पर ओल्ड स्ट्रैंड देख करके न्यू स्ट्रैंड बनाया, टेम्पलेट देख करके एक तस्वीर बनाई। सेम इसी प्रकार से आपके डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड हैं, क्या वो टेम्पलेट की तरह बिहेव करेंगे, हां कि ना। इस कहानी से आपको क्या यह सीख मिल सकती है? क्या आपको इस कहानी से सीख मिल सकती है? फ्रॉम दिस कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्या आप ये बात एकदम अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हुए और दोनों ही टेम्पलेट की तरह काम कर रहे हैं। इसको देख के मैंने ये बनाया तो ये टेम्पलेट की तरह काम कर रहा है, इसको देख देख के मैंने ये बनाया, है ना। ए के सामने टी लगाया, टी के सामने ए, सी के सामने जी, जी के सामने सी, एंड सो ऑन। करेक्ट? यही किया मैंने, बिल्कुल किया। एंड सेम इसको देख करके मैंने ये बनाया, तो ये भी टेम्पलेट है। तो आप एक नोट बना लीजिए, यहां पे 20 रुपए का नोट बना लीजिए। आपने यहां क्या देखा, बोथ डीएनए स्ट्रैंड्स, बोथ डीएनए स्ट्रैंड्स separates while replication, and both acts as template for new strands to be formed, new strands to be formed। नए स्ट्रैंड के लिए टेम्पलेट का काम करते हैं, माने कि नहीं बताइए एक बार। यहां तक की बात समझ में आई? यहां तक की बात समझ में आ गई है मेरे भाई? दीज आर द टू स्ट्रैंड्स ऑफ पेरेंट डीएनए। यहां पे यह टेम्पलेट, इसको देख के ये बनाया, ये टेम्पलेट इसको देख के ये बनाया, तो ये पुराना, ये नया, ये पुराना, या नया। तो यहां पे अगर देखें तो 50% आपका नया डीएनए रह गया, एक ही स्ट्रैंड है, और 50% आपका पुराना वाला रह गया। और यहां पर भी 50% आपका नया बना और 50% आपका पुराना रह गया। 50 नया 50 पुराना, सिर्फ 50% ही कंजर्व किया, यानी हाफ ही कंजर्व किया। तो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इसको कहा जाता है। यह आपने सीखा, करेक्ट है? बहुत बढ़िया, यह आपने जाना है मेरे भाई। इतनी बातें हम लोगों ने पढ़ ली, ठीक है, इतनी बातें हम लोगों ने पढ़ ली। इसको थोड़ा ऊपर ले जाते हैं, ऊपर जगह खाली खाली है, ऊपर ले जाते हैं। कहीं भी लिख सकते हैं वैसे तो, बट स्टिल ऊपर लिख देते हैं, थोड़ा स्पेस अच्छे से अरेंज हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ मेरे भाई, इसको भी थोड़ा इस साइड सेट कर देते हैं, जब आप नोट्स पढ़ें तो आपको ज्यादा दिक्कत ना हो, ठीक है। एक और स्लाइड ले लेते हैं और अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं आज का सबसे बेहतरीन टॉपिक, बहुत प्यारा टॉपिक, जिसका नाम है मेसेल्सन एंड स्टाहल्स एक्सपेरिमेंट। 1958 में एक्सपेरिमेंट हुआ था। क्या एक्सपेरिमेंट था, क्या बवाल एक्सपेरिमेंट था, यह आपको थोड़ी देर में पता लगेगा। हेडिंग डाल लीजिए, नई हेडिंग, मेसेल्सन एंड स्टाहल साहब का एक्सपेरिमेंट। क्या हुआ? मेसेल्सन एंड स्टाहल साहब का एक्सपेरिमेंट। करेक्ट, एकदम करेक्ट है गुरुजी। लेट्स चेक कि इन्होंने किया क्या था। मेसेल्सन एंड स्टाहल ने क्या किया है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड एकदम सीक्वेंस में। सबसे पहले तो ये जो एक्सपेरिमेंट था, इट वाज कंडक्टेड इन 1958, है ना। मैं डीजी में थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई, उसको करेक्ट कर लीजिएगा, इट इज 1958। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इट इज टू प्रूव सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। इट इज टू प्रूव सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए
रेप्लिकेशन। ठीक है, यह बात प्रूव करने के लिए इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। अब इन्होंने क्या किया, बहुत आराम से सुना। इन्होंने कुछ बैक्टीरिया लिए, पहले एक रफ डायग्राम बना रहा हूं, नोट नहीं करना है, जब मैं बोलूं तब नोट करना स्टार्ट करना। इन्होंने कुछ बैक्टीरिया लिए और इन बैक्टीरिया को स्पेशल खाना दिया। स्पेशल खाना दिया। नॉर्मली जो नाइट्रोजन होता है इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है मेरे भाई? नॉर्मली जो नाइट्रोजन है इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है? अगर आप एटॉमिक नंबर्स याद करके बैठे हैं, जो कि याद होने चाहिए, 30 तक तो मिनिमम याद होने ही चाहिए। यस, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन 7वें नंबर पे आता है, लगभग डबल इसका मॉलिक्यूलर वेट होगा, तो आपका 14 इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है, लगभग लगभग, है ना। यहां पे इन्होंने नाइट्रोजन कौन सा लिया? इन्होंने अमोनियम क्लोराइड दिया खाने के लिए इस बैक्टीरिया को। इस बैक्टीरिया का जो खाना था, इस बाबू का जो खाना था, इसमें जो इन्होंने नाइट्रोजन यूज किया, ये कौन सा यूज किया? N15 यूज किया। अगर ये N16 होता, अगर इसमें 2 हम ऐड कर देते, N16 होता तो ये रेडियो एक्टिव हो जाता। इन्होंने सिर्फ एक ही ऐड किया है, यानी क्या लिया है? हैवी आइसोटोप लिया है। ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप नहीं है, इट इज हैवी आइसोटोप। इट इज नॉट रेडियो एक्टिव, इट इज हैवी आइसोटोप। तो इन्होंने क्या किया? N15 चूज किया और इस बैक्टीरिया को खाना खिलाया N15 वाला। तो अब इसके जो दोनों बच्चे पैदा होंगे, इस बैक्टीरिया की जब डिवीजन होगी, 2 बैक्टीरिया बनेंगे, तो उनमें N15 आ जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि खाने पीने की चीजों में ही N15 है, ये खाएंगे। इसी नाइट्रोजन से अब क्या बनेगा? पूरा का पूरा डीएनए बनेगा। डीएनए के जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं वो नाइट्रोजन से ही तो तैयार होंगे। तो आसपास जैसा नाइट्रोजन वैसे ही नाइट्रोजनस बेस बनेंगे, वही नाइट्रोजनस बेस आगे चल के डीएनए आरएनए बनाएंगे। तो इन बैक्टीरिया में, इस बैक्टीरिया के जो 2 छोटे छोटे बैक्टीरिया बने, उनमें N15 आने लगा। फिर उन्होंने रेप्लिकेशन करी, उनके 4 बैक्टीरिया बने, उनमें और N15 आ गया। उनके पास भी खाने को N15 ही था। 4 से 8 बने, 16 बने, 32 बने, 64 बने, 128 बने, 256, 512, 1024, 2048 बनते गए, बनते गए, बनते गए, बनते गए, लाखों करोड़ों आपके बैक्टीरिया बन गए। और उनके पास खाने की सिर्फ एक चीज थी उनके आसपास, दैट इज N15। क्या आफ्टर सेवरल जनरेशंस, 20, 25, 50, 60, 100 जनरेशंस के बाद, क्या आफ्टर सेवरल जनरेशन जितने भी नए बैक्टीरिया बनेंगे उनमें सिर्फ N15 ही आएगा? N14 धीरे धीरे कम होता 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 क्या होगा? गायब हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा गुरुजी। अब हमें जब ये हजारों बार डिवाइड कर गया, करोड़ों अरबों बैक्टीरिया बना लिए, उसमें से मैं कोई नया बैक्टीरिया अगर उठाऊंगा तो क्या इसमें N15 ही देखने का मिलेगा मुझे? N14 गायब हो चुका होगा? बिल्कुल सर, गायब हो चुका होगा। तो ये एक अलग प्रकार का बैक्टीरिया है जिसमें सिर्फ N15 है। ये मेसेल्सन एंड स्टाल ने किया, नया बैक्टीरिया बनाया जिसमें जितना भी नाइट्रोजन है वो हैवी नाइट्रोजन है, N15 वाला है। अब इसको क्या किया? अब इसको नॉर्मल जगह पर भेजा। नॉर्मल जगह पर भेजा, दुनियादारी में N14 है, और फिर इसकी टेस्टिंग करी, डेंसिटी ग्रेडियंट टेस्टिंग करी। N15 और N14 के वजन में फर्क है, तो इन दोनों को आप सेपरेट कर सकते हो, इसीलिए जानबूझ के हैवी नाइट्रोजन और लाइट नाइट्रोजन का कंपैरिजन कराया गया था। ठीक है, अभी ये बात अगर समझ में आई, इतनी बात को हम लोग थ्योरी के फॉर्मेट में लिख लेते हैं। यस, मैंने क्या कहा यहां पर? गुरुजी ने अभी तक क्या बात बताई है? यहां पर बताया कि ई कोलाई आर ग्रोन इन N15 containing NH4Cl for several generations. For several generations. करेक्ट। और मेरे दोस्त, ये जो N15 है, इट इज अ हैवी आइसोटोप, इट इज अ हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन। 14 का सिर्फ 15 हुआ है, इट इज अ हैवी आइसोटोप, नॉट रेडियो एक्टिव आइसोटोप, नॉट रेडियो एक्टिव आइसोटोप। ये कोई रेडियो एक्टिव आइसोटोप नहीं था, ये सिर्फ हैवी आइसोटोप था। ठीक है, सो कई जनरेशन तक ई कोलाई को ऐसे मीडियम में ग्रो कराया गया जहां भारी नाइट्रोजन था। अगर भारी नाइट्रोजन था मेरे भाई, अगर भारी नाइट्रोजन था, तो क्या सिर्फ आपका हैवी नाइट्रोजन ही देखने को मिलेगा आने वाली जनरेशन में? बिल्कुल। सो ऑल न्यू ई कोलाई आफ्टर several generations, after several generations will have N15 only, correct। आफ्टर सेवरल जनरेशन जो ई कोलाई है, इनमें N15 एकदम रम जाएगा, एकदम भाई N15 इनकी रगों में घुस जाएगा।
करेक्ट। उसके बाद क्या हुआ, दीज इकोलाई, दीज N15 containing E. coli are now grown in normal medium, are now grown in normal N14 containing medium and results are seen, and results are seen. करेक्ट। N14 वाले को अब N15 वाले को अब N14 में जाके हमने ग्रो कराया। N14 और N15 में डिफरेंस कैसे कहेंगे, डिफरेंस बिटवीन N15 and N14 containing E. coli can be detected by cesium chloride CSCl, cesium CS क्लोराइड CSCl है ना। तो सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, यानी इन दोनों की जो है फिरकी बना दी, सेंट्रीफ्यूगेशन करा दिया, इनका सेंट्रीफ्यूगेशन करा दी, इनको गोल 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 घुमा दिया। तो गोल गोल जब घुमाया तो भारी चीज आपको नीचे देखने को मिलेगी और हल्की चीज आपको ऊपर देखने को मिलेगी। तो इन दोनों को अगर फिरकी बना के घुमा दिया तो मेरे भाई नीचे आपको क्या देखने को मिलेगा, नीचे आपको देखने को मिलेगा N15 और ऊपर आपको क्या देखने को मिलेगा, N14, क्योंकि N14 का वजन कम है तो इट इज लाइट और N15 का वजन ज्यादा है तो इट इज हैवी, और हैवी जो चीज होती है नीचे मिलती है, लाइट जो चीज होती है वो ऊपर मिलती है। ये जो ट्यूब है, इस ट्यूब को हम लोगों ने क्या कह दिया, इस ट्यूब को हमने कह दिया CSCl डेंसिटी ग्रेडियंट, जिसकी डेंसिटी ज्यादा वो नीचे, जिसकी डेंसिटी कम वो ऊपर। तो CSCl एक ऐसा केमिकल है, सीजियम क्लोराइड एक ऐसा केमिकल है जिसकी डेंसिटी का ग्रेडियंट होता है ना। नीचे समझ लीजिए 15, फिर 14.5, फिर 14, फिर 13.5, ऐसे करके ग्रेडियंट होता है। तो जिसकी डेंसिटी 13.5 है वो अपनी जगह पर जाकर सेटल हो जाएगी, 14 वाली अपनी जगह पर, 14.5 वाली अपनी जगह पर, 15 वाली अपनी जगह पर। तो एक ग्रेडियंट बना हुआ है, ग्रेडियंट यानी डिफरेंस है डेंसिटी का, जिसकी जैसी डेंसिटी होगी वो उस लेवल पे आकर के जमा हो जाएगा। लेवल सबके निकलेंगे लेकिन डेंसिटी के हिसाब से निकलेंगे, जिसकी हैवी डेंसिटी वो नीचे, जिसकी मीडियम वो बीच में, जिसकी हल्की वो ऊपर, ऐसे ग्रेडियंट बन जाएगा। CSCl में एक खास बात है, इसीलिए इस केमिकल को हमने चुना। तो मेरे भाई यहां पर इतनी बातें मैं रिवाइज कराता हूं और फिर एक्सपेरिमेंट की गहराई में ले चलता हूं, यह सिर्फ थ्योरी है। मैंने आपको कहा कि मेसेल्सन एंड स्टाल नाम के दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1958 में एक्सपेरिमेंट किया टू प्रूव दैट DNA रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव, और इन्होंने ई कोलाई पे एक्सपेरिमेंट किया। तो ई कोलाई क्या है, बैक्टीरिया है, यानी इन्होंने ये जो बात है कहां प्रूव करी, प्रोकैरियोट्स में प्रूव करी। इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट यूकैरियोट पे नहीं किया था, प्रोकैरियोट पे इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने ई कोलाई को N15 कंटेनिंग नाइट्रोजन पे उगाया, यानी इन्होंने ऐसा नाइट्रोजन दिया जिसमें N15 हैवी नाइट्रोजन था। तो कई जनरेशन तक जब इकोलाई डिवाइड करता रहा, जो नए बैक्टीरिया बनेंगे सब में N15 जो है एकदम रम चुका होगा, तो N15 नाइट्रोजन दिया गया। तो सारे के सारे बैक्टीरिया में आफ्टर फ्यू जनरेशन N15 ही समा गया। इन N15 वाले बैक्टीरिया को अब हम N14 यानी नॉर्मल मीडियम में जाके ग्रो करेंगे, फिर हम देखेंगे कितने बैक्टीरिया में N14 है, कितने में N15 है, फिर हम रिसर्च करना स्टार्ट कर देंगे। यहां तक सबने लिख लिया है तो मेरे भाई एक पूरी की पूरी खाली शीट आप ले लीजिए, लैंडस्केप भी ले सकते हो, पोर्ट्रेट भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। पूरा का पूरा एक पन्ना जो है आप ले सकते हैं इस एक्सपेरिमेंट के लिए, जिसे हम कह रहे हैं मेसेल्सन एंड स्टाल्स एक्सपेरिमेंट। अब इस एक्सपेरिमेंट की हम गहराई में घुसेंगे। हमने क्या कहा, मेसेल्सन एंड स्टाल्स एक्सपेरिमेंट, मेसेल्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट हमने इसे कह दिया, ठीक है। आइए अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं यहां पे सबसे पहले हैवी नाइट्रोजन ले रहा हूं।
हैवी नाइट्रोजन ले रहा हूं तो मैंने यहां पे हैवी नाइट्रोजन ले लिया। ये एक ऐसा बैक्टीरिया जिसमें हैवी नाइट्रोजन एकदम समा चुका है, इसकी रगों में घुस चुका है। तो ये जो है आपका हैवी नाइट्रोजन वाला खेल हम यहां पर देख रहे हैं। इसका एक स्ट्रैंड जो है इसमें भी सारे के सारे N15, दूसरे स्ट्रैंड में भी सारे के सारे N15। ये आपका हैवी नाइट्रोजन वाला ई कोलाई है जो हमने कई जनरेशन तक ऐसी मीडियम में ग्रो कराया था जहां हैवी नाइट्रोजन था। इसको हमने क्या किया, इसको अब हमने रेप्लिकेट करा दिया, इसको हम लोगों ने रेप्लिकेट करा दिया। ठीक है, इसको हमने रेप्लिकेट कराया। रेप्लिकेशन के टाइम क्या होगा, इसके दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाएंगे मेरे बंधु, क्या यही होगा? खुद बताइए, क्या रेप्लिकेशन के टाइम पे इसके दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाएंगे, दोनों स्ट्रैंड एज अ टेम्पलेट एक्ट करेंगे, दोनों स्ट्रैंड एज अ टेम्पलेट एक्ट करेंगे सर। तो एक स्ट्रैंड, दो स्ट्रैंड, दोनों स्ट्रैंड एज अ टेम्पलेट एक्ट कर रहे हैं, दोनों स्ट्रैंड एज अ टेम्पलेट एक्ट कर रहे हैं। मैंने इस रेप्लिकेशन को कराने में, इस ई कोलाई को डिवाइड कराने में 20 मिनट का टाइम दिया। 20 मिनट में ई कोलाई जो है 1 से 2 बैक्टीरिया बना लेती है। 20 मिनट का टाइम मैंने यहां पर दिया। अगर मैं नए ई कोलाई को देखता हूं तो मैंने देखा कि आपका एक स्ट्रैंड N15 है, दूसरा स्ट्रैंड कैसा हो जाएगा N14, क्योंकि अब आसपास का मीडियम जो है इसमें सिर्फ N14 ही थे। N15 वाले बैक्टीरिया को अगर मैं N14 में लेके आऊंगा, अब जो नए स्ट्रैंड बनेंगे वो तो N14 को उठाएंगे अपने आसपास के एटमॉस्फेयर से। आसपास खाने के नाम पे N14 ही बचा हुआ है, तो नए स्ट्रैंड N14 से बनेंगे। तो यहां पर क्या केस बना, यहां पर केस बना कि आपके पास है N15, आपके पास है N14, आपके पास है N14, आपके पास है N15, ये केस बना। अब मैंने क्या किया, फिर इनको डिवाइड कराया, 20 मिनट का टाइम दिया। तो इक्वलाई कितने हो जाएंगे, 2 से 4 हो जाएंगे, 2 से 4 हो जाएंगे गुरुजी। अब मुझे बताओ, क्या यहां पर ये दोनों स्ट्रैंड सेपरेट होंगे और टेम्पलेट का काम करेंगे, ऑरेंज और व्हाइट वाला सेपरेट हो जाएगा? तो ये ऑरेंज वाला जो है ये आपका सेपरेट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा गुरुजी। और इसको मैं व्हाइट कलर कर दूंगा आगे चल के, ऑरेंज वाला सेपरेट हो जाएगा नीचे वाले में से भी, इसको मैं व्हाइट कलर कर दूंगा आगे चल के। तो यहां पर क्या हुआ, ऑरेंज और व्हाइट सेपरेट हो गए, यहां पर भी क्या हुआ, ऑरेंज और व्हाइट आपके सेपरेट हो गए। क्या यही बात हुई? यही बात हुई गुरुजी, कोई भी दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। अब देखिए आसपास मीडियम में खाने के लिए सिर्फ क्या है, N14 है, नए मीडियम में भेजा N14 है, नॉर्मल नाइट्रोजन है। तो नया स्टैंड नॉर्मल नाइट्रोजन से बना, नया स्टैंड नॉर्मल नाइट्रोजन से बना, नया स्टैंड नॉर्मल नाइट्रोजन से बना, नया स्टैंड नॉर्मल नाइट्रोजन से बना। तो चारों के चारों नए स्टैंड जो है नॉर्मल नाइट्रोजन से बने। यानी यहां पे अगर आप लिखना चाहें तो डेंसिटी कैसी हो जाएगी, यहां पर देखिए आपका ऑरेंज वाला पहले से था N15, ये वाला बना आपका N14, ये वाला आपका N14, नीचे वाला भी आपका N14, ये वाला आपका N14, नीचे वाला आपका ऑरेंज वाला N15, ये वाला आपका N14, ये वाला भी आपका N14। करेक्ट है जी, करेक्ट है। क्या इसके बाद और बनाना चाहोगे? थोड़ा और स्पेस को हम लोग यूटिलाइज कर लेते हैं, थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए, स्पेस को क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा अच्छे से यूटिलाइज कर लेते हैं। इतना भी बना लोगे तो आपका काम चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन थोड़ा और खेला जाए, थोड़ा और डिटेल में समझ लेते हैं। एक और जनरेशन बना लेते हैं हम लोग, राइट? एक और जनरेशन हम लोग बनाकर देख लेते हैं, अगर हमारे पास वक्त है थोड़ा और पढ़ लेंगे। यहां पर हमने क्या किया, एक और बार इसको रेप्लिकेट करा दिया। तो 4 बैक्टीरिया से कितने बैक्टीरिया बनेंगे मेरे बंधु? 8 बैक्टीरिया बन जाएंगे, 8 बैक्टीरिया बन जाएंगे। यहां आपके 2 अलग अलग कलर के स्टैंड है, ऑरेंज और व्हाइट। तो एक मैं ऑरेंज बना लेता हूं, एक मैं कैसा बना लेता हूं, मिस्टर व्हाइट बना लेता हूं। ठीक है, यहां मैं क्या बना रहा हूं, दोनों के दोनों व्हाइट, तो दोनों सेपरेट होंगे, तो व्हाइट व्हाइट। यहां आपका एक ऑरेंज और एक व्हाइट, तो सबसे पहले मैं बना लेता हूं ऑरेंज, फिर मैं बना लूंगा क्या, आपका व्हाइट। और नीचे आपका व्हाइटम व्हाइट, तो मैं 2 बना लूंगा क्या, आपके स्ट्रैंड्स व्हाइट। सबको नॉर्मल नाइट्रोजन दिया गया है, N14 वाला मीडियम है, तो ये है आपका व्हाइट 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 व्हाइट। करेक्ट, ये हमने यहां पर बनाया। यहां देखिए, दिस इज ऑरेंज वाला N15, व्हाइट वाला इज N14, ऑरेंज वाला इज N15, व्हाइट वाला इज N14। करेक्ट है, एकदम करेक्ट। और यहां बाकियों में दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, N14 N14 हो जाएंगे, N14 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 N14। ये हमने अगली जनरेशन भी बना ली। ठीक है जी, एकदम करेक्ट है बंधु, एकदम बढ़िया है। ठीक है, ये हमने यहां पर बना करके तैयार कर लिए। थोड़ा सा इसको चाहे तो और ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ना। थोड़ा सा इसको और ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं, देखते हैं कितना कर सकते हैं। ठीक है, यह हम लोगों ने शिफ्टिंग कर दी यहां पे। ठीक है, बढ़िया। अब हम लोग क्या बना लेते हैं, अब लोग सारे के सारे हम लोग मिलकर के बना लेते हैं एक बढ़िया
मस्त सी टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूबेंद्र बाहुबली हम लोग बना लेते हैं। ये आपकी टेस्ट ट्यूब है जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, डेंसिटी ग्रेडियंट लेकर के बैठे हैं, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, डेंसिटी ग्रेडियंट लेकर के बैठे हैं। ठीक है, कैसा डेंसिटी ग्रेडियंट अभी थोड़ी देर में समझेंगे। एकदम हम लोग क्या कर लेते हैं, यहां पर तीन छोटी छोटी लाइंस बना लेते हैं, तीन छोटी छोटी लाइन। सबसे पहले नीचे सबसे हैवी वाला हम लोग बना लेते हैं भाई N15 N15, जिसमें दोनों स्ट्रैंड ही बहुत हैवी हैं, N15 N15। बीच वाली लाइन हम लोग बना लेते हैं N14 N15, जो हाइब्रिड है, एक N14 एक N15, एक हल्का एक भारी स्ट्रैंड। और सबसे ऊपर हम लोग बना लेते हैं सबसे कम डेंसिटी वाला N14 N14, ऐसा हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, करेक्ट, एकदम करेक्ट है गुरुजी। और यहां पर हम लोग क्या कर लेते हैं, यहां पे हम लोग और टेस्ट ट्यूब्स बना लेते हैं, सेम टू सेम। इसी को पकड़ के यहां ले आते हैं इसका आइडिया लगाने के लिए, फिर इसी को पकड़ के यहां ले आएंगे इसका रिजल्ट देखने के लिए, और इसी को पकड़ के यहां ले आएंगे इसका रिजल्ट देखने के लिए। ठीक है, हम लोगों ने क्या बोला, आराम से सुनना मेरे भाई, बहुत प्यारा कंसेप्ट है। हम लोगों ने क्या बोला कि सबसे नीचे वाला जो लेवल है ये है N15 N15, जहां दोनों ही N15 15 है, सबसे नीचे वाला लेवल जहां डेंसिटी सबसे ज्यादा है। बीच वाला है आपका N15 N14, और आपका सबसे ऊपर वाला है N14 N14। इसके अलावा हमारे पास कोई केस नहीं है। आप यहां पर खुद बताओ, आप यहां पर खुद बताओ, आराम से सुनना, आप यहां खुद बताइए, एक ही आपका इकोलाई है। जब हमने शुरू में इस एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट किया, इस इकोलाई को मिक्सर में डाल के अगर घुमा दोगे, CH_Cl डेंसिटी ग्रेडियंट में डाल के घुमा दोगे, दोनों स्ट्रैंड N15 है, क्या ये ऑरेंज कलर का बैंड यहां बनेगा N15 पे? मानते हो या नहीं? मानना ही पड़ेगा गुरुजी, N15 पे बनेगा, सबसे भारी स्ट्रैंड है। जब हम लोगों ने इसको डिवाइड कराया और दो बैक्टीरिया बने, तो हमने देखा, आज के दिन में तो हमें पता है डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव, पहले हमें नहीं पता था। तो हमने जब डेंसिटी देखी कि ये जो नए डीएनए बने हैं कितने हैं, 15-14 15-14, यानी ये 15-14 इस लेवल पे आए दोनों के दोनों। थोड़े से हल्के कलर का बनाता हूं, ये 15-14 इस लेवल पे आए दोनों के दोनों। दो है तो थोड़ा और मोटा कर देता हूं इस बैंड को। मेरे भाई अगर पहले डेंसिटी ज्यादा थी, नीचे की साइड बैठा हुआ था डीएनए, अब डीएनए बीच में आ रहा है, 15-14 वाले लेवल पे आ रहा है। इसका मतलब क्या है, जो दोनों के दोनों डीएनए बने हैं, इनमें एक स्ट्रैंड नया है, एक स्ट्रैंड पुराना है, एक 15 है, एक 14 है। यानी अगर नया डीएनए बना है इसमें कोई, तो एक 15 वाला एज इट इज रह गया पेरेंट वाला, और 14 वाला नया बन गया, आधा पुराना रह गया, आधा नया बन गया। तो क्या सेमी कंजर्वेटिव की तरफ मेरी नजर जा रही है? क्या मुझे इतनी सी बात से पता लग गया कि डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होना चाहिए? अगर डीएनए रेप्लिकेशन कंजर्वेटिव होता, अगर डीएनए रेप्लिकेशन कंजर्वेटिव होता, तो मेरे भाई एक डीएनए जो आप बनाते, यहां अगर 15-15 था, तो एक 15-15 बनता, एक नया 14-14 बनता। बीच में नहीं आती डीएनए, बीच में नहीं आती डीएनए की डेंसिटी, एक 15-15 पे आती, एक 14-14 पे आती। करेक्ट, यहां पर देखो, यहां पर आपकी 15-15 पे आती, 14-14 पे आती, दोनों की दोनों 14-15 पे आई है। इसका मतलब बीच का कुछ हुआ है, एक स्ट्रैंड नया है, एक स्ट्रैंड पुराना है, एक भारी है, एक हल्का है, यानी सेमी कंजर्वेटिव मॉडल होता है डीएनए रेप्लिकेशन का। आगे चल के जब हमने देखा तो दो हमको मिले 14-14 व्हाइट कलर से मैं दिखा देता हूं, एंड उसके बाद हमको मिले 14-15 सेम आपका येलो कलर से दिखा देता हूं। हैवी एक भी नहीं बचा। यह भी तभी हो सकता है जब डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव हो। और इसके बाद हमें क्या देखने को मिले, 1 2 3 4 5 6 देखने को मिले आपको हल्के हल्के। तो इनको और मोटा कर देता हूं, इस बैंड को, हल्के हल्के 6 देखने को मिले, और मोटा कर दो। और मेरे भाई आपको दो देखने को मिले हाइब्रिड 14-15 तो दो मैं कर दूंगा आपके हाइब्रिड 14-15 ये है सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। दिस इज मेसेल्सन एंड स्टाल्स एक्सपेरिमेंट। अब एक मेरा भाई कह रहा है कि सर ये जो काम है तो डिस्पर्सिव में भी हो सकता है ना, कि मिक्स हो जाए 14-15 डीएनए मिक्स हो जाए। लेकिन डिस्पर्सिव वाला बनाओगे कैसे, टेम्पलेट की तरह कैसे बिहेव करेगा डीएनए? एक डीएनए के मैंने 1000 टुकड़े कर दिए, वो सही तरीके से जुड़ जाएंगे, इस बात की क्या गारंटी है? आपका सवाल एकदम बहुत ज्यादा लाजमी है। मैं आपके सवाल की इज्जत करता हूं, कद्र करता हूं कि आपने इतना क्रिएटिव दिमाग लगाया। लेकिन अगर समझ लीजिए डीएनए के 1000 टुकड़े हो गए, अब मैं तो एक सीक्वेंस में चलता हूं, अपन तो भोले भाले आदमी हैं, एक सीक्वेंस में चलते हैं कि सर टी के सामने ए के सामने टी, जी के सामने सी। अब मैंने इस डीएनए के 5 टुकड़े कर दिए, समझ लो टॉय 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 टॉय, 5 टुकड़े हो गए, ज्यादा ही कर दो। इसके बाद ये ही जुड़ेगा, कैसे पता लगाओगे?
इसके बाद ये ही जुड़ेगा, कैसे पता लगाओगे? एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटी आ गई ना, हमारी बॉडी के पास ये मैकेनिज्म है ही नहीं। तो आपका सवाल एकदम करेक्ट है, आपके डाउट की कद्र है भाई पूरी की पूरी, लेकिन डिस्पर्सिव बनाना इतनी आसान बात थोड़ी है। डीएनए के दो कंप्लीट स्ट्रैंड जब आपके अलग होते हैं तब जाकर के आप पूरे स्ट्रैंड की सिंथेसिस कर पाते हो। अगर हम टुकड़ों में डीएनए बना पा रहे होते तो बात ही क्या थी, आसानी था ना। दैट्स व्हाई हम लोग यहां पर क्या कर रहे हैं, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल को ही बहुत शानदार मॉडल मान के आगे बढ़ रहे हैं। तो हमने क्या किया, आराम से सुनो, हमने क्या किया, यहां पर कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं थोड़ी बहुत कंफ्यूजन रह गई, अभी क्रैक हो जाएगी, आराम से बस मेरी बात को सुनना। अगर कुछ लिख रहे हो तो लिखना छोड़ दो फिलहाल के लिए, सिर्फ बात को समझो। मैं कह रहा हूं मेरे पास डीएनए के दो स्ट्रैंड्स थे, इन दोनों स्ट्रैंड्स को मैं सेपरेट करता हूं, ये एक स्ट्रैंड है पिंक वाला, ये एक स्ट्रैंड है पिंक वाला, इनको मैं टेम्पलेट कहता हूं। इन टेम्पलेट को देख देख कर, यहां टी है तो इसके सामने ए लगाकर, ए के सामने टी लगाकर, सी के सामने जी लगाकर, जी के सामने सी लगाकर मैं नया स्ट्रैंड बनाता हूं। मैंने कहा कि मेरे पास एक ऐसा ई कोलाई था जिसको मैंने कई जनरेशन तक, कई ज्यादा लंबे टाइम तक सिर्फ N15 पे उगाया। तो एक ई कोलाई से 2 बने, 2 से 4 बने, 8 बने, 16 बने, उनके पास आसपास खाने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ N15 है, हैवी नाइट्रोजन है। तो क्या कई जनरेशन तक, 100 जनरेशन तक अगर ई कोलाई सिर्फ N15 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 खा रही है, तो क्या आने वाले सारे बैक्टीरिया में N15 ही देखने को मिलेगा आपको? N14 धीरे धीरे गायब होता चला जाएगा, बिल्कुल गायब होता चला जाएगा। तो कई जनरेशन बाद, 100 हजारों जनरेशन बाद जो मैंने ई कोलाई उठाया कल्चर में से, वो N15 वाला था, वो N15 वाला था। समझ लो ये जो आपका पिंक स्ट्रैंड है, दिस इज N15, दिस इज N15, इसमें सिर्फ हैवी नाइट्रोजन है। अब इस एक बैक्टीरिया को जिसमें दोनों स्ट्रैंड में हैवी नाइट्रोजन है, इसको मैंने एक ऐसे इलाके में छोड़ा जहां नॉर्मल नाइट्रोजन था। तो अब जो नए स्ट्रैंड बनेंगे, जो नए नाइट्रोजनस बेसिस बनेंगे, किससे बनते हैं? नाइट्रोजनस बेसिस नाइट्रोजन से बनेंगे। कैसे नाइट्रोजन से बनेंगे सर? अब ये नॉर्मल मीडियम में है तो नॉर्मल नाइट्रोजन से बनेंगे, N14 से बनेंगे। तो ये स्ट्रैंड रहा आपका N15, ये स्ट्रैंड नया बना N14 वाला, ये स्ट्रैंड रहा N15, ये वाला बना N14 वाला। अब आगे चल के ये दोनों स्ट्रैंड सेपरेट होंगे, पिंक वाला अलग, हरा वाला अलग। अब इस बैक्टीरिया के पास तो सिर्फ N14 ही है, तो यहां भी नया स्ट्रैंड पिंक वाले के साथ हरा बनेगा N14 वाला, हरे वाले के साथ भी हरा बनेगा N14 वाला। तो अब आगे जब तक आप N14 ही देते जाओगे, नए स्ट्रैंड हमेशा हरे वाले ही बनेंगे। सिमिलर चीज आपकी यहां पर हुई इस एक्सपेरिमेंट में। आपने क्या किया, सबसे पहले ऑरेंज थे आपके पास स्ट्रैंड, यानी N15 इनके अंदर पाया जा रहा है। इन दोनों ऑरेंज स्ट्रैंड को सेपरेट किया, नए वाले जो बने N14 बने, नए वाले जो बने वो N14 बने। फिर इस ऑरेंज और व्हाइट को सेपरेट किया, ऑरेंज और व्हाइट को, नया वाला आपका जो बना, ऑरेंज के साथ भी व्हाइट, व्हाइट के साथ भी व्हाइट, N14, ऑरेंज के साथ भी व्हाइट, व्हाइट के साथ भी व्हाइट, N14। फिर यहां जो है आपका ऑरेंज और व्हाइट को सेपरेट किया, इस पे भी व्हाइट बना, इस पे भी व्हाइट बना, व्हाइट और व्हाइट को सेपरेट किया, इस पे भी व्हाइट बना दूसरा, इस पे भी व्हाइट बना, ऑरेंज और व्हाइट को सेपरेट किया, इस पे भी व्हाइट बना, इस पे भी व्हाइट बना, व्हाइट पे भी व्हाइट बना, व्हाइट पे भी व्हाइट बना। इस प्रकार की कंडीशन देखने को मिली। जब मैंने इनकी डेंसिटी काउंट की तो ये दोनों के दोनों स्ट्रैंड N15 है, दोनों ही भारी हैं, तो भारी भरकम डेंसिटी इसने दिखाई, N15 वाले अड्डे पे पाया गया। यहां 15, 14, 15, 14, तो अल्टीमेटली मीडियम डेंसिटी है, 15, 14 वाले लेवल पे इसको हम लोगों ने रख दिया। फिर यहां 15, 14 भी है, 15, 14 भी है, 14, 14 भी है, 14, 14 भी है, तो 15, 14 पे भी आपको देखने को मिले, 14, 14 पे भी देखने को मिले। यहां देखो आपका 15, 14 भी है, 15, 14 भी है, और यहां पे 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, इसको आप मोटा बना रहे हो बैंड को, क्योंकि जितना नंबर बढ़ेगा यहां पर उतना ही बैंड मोटा होता चला जाएगा। जैसे देखिए यहां पर एक था तो पतला सा बैंड बना दो, यहां पे दोनों ही आपके मीडियम डेंसिटी के थे, तो अल्टीमेटली क्या कर दो, यहां पे थोड़ा सा मोटा कर दो। पतले से एक को अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, जितना पतला आपने बनाया है इससे थोड़ा डबल मोटा कर दो। यहां पर भी आपके दो एक जैसे हैं तो इनको भी थोड़ा थोड़ा मोटा कर दो। यहां पे 6 एक जैसे हैं तो आपको देखने को मिलेगा ज्यादा मोटा मैंने बैंड बनाया। कई किताबों में गलती कर देते हैं, कई किताबों में क्या होता है, सारे बैंड एक जैसे दिखा देते हैं, विच इज नॉट राइट। अगर नंबर ऑफ बैंड बढ़ रहे हैं तो उसकी चौड़ाई बढ़ रही होगी ना, तो आपको एक मोटा बैंड बनाना पड़ता है। तो ये हम लोगों ने देखा। दिस इज द सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन प्रूवन बाय मेसेल्सन एंड स्टाल। इतनी बात सबको समझ में आ गई है तो एक बार तुनिक तुनिक कर डालो मेरे भाई इन द चैट सेक्शन। क्या हो गया भाई, कुछ चुटकुला मार दिया किसी ने? मुझे भी सुना दो भाई, आ जाओ। यहां तक की बात सबको समझ में आई, एक बार बताइए। करेक्ट। और ये 20-20 मिनट में अलग अलग डिवीजन के लिए लिख रहा हूं। टोटल अगर आप बोलोगे तो 20 मिनट में 2 बैक्टीरिया बने, टोटल 40 मिनट में 4 बन गए, टोटल 60 मिनट में 8 बन गए।
हर 20 मिनट में डबल होते जा रहे हैं। 20 मिनट दिए तो 1 का 2 हो गया, 20 मिनट और दिए तो 2 से 4 हो गए, 20 मिनट और दिए तो 4 से 8 हो गए। आप ये भी लिख सकते हो, यहां पे 20 मिनट है, इसके नीचे आप लिख सकते हो टोटल 40 मिनट्स हो गए, अगर ऐसे लिखना चाहते हो। एनसीईआरटी में ऐसे दिया हुआ है, टोटल 40 मिनट्स हो गए। या और 20 मिनट आपने ऐड कर दिए तो आप लिख सकते हो टोटल 60 मिनट्स हो गए। करेक्ट, ऐसा लिख सकते हो। टुनिक टुनिक, बहुत बढ़िया है, वेरी गुड। ये है आपका मेसेल्सन एंड स्टाल्स मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। इन्होंने कंप्लीटली बता दिया हमको कि डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव क्यों होती है। मेसेल्सन एंड स्टाल्स आपका पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट था, ठीक है। इसी चीज को एक बार एनसीईआरटी में देखेंगे, अभी क्वेश्चन मत सॉल्व करेगा, अभी आपको अच्छा अच्छा न्यूमेरिकल कराऊंगा तो और क्लैरिटी आ जाएगी। आराम से देखिए, वाइल प्रपोजिंग डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए जब दे रहे थे वॉटसन एंड क्रिक, तो इन्होंने एक बात कही थी दैट इट हैज नॉट एस्केप्ड आवर नोटिस दैट स्पेसिफिक पेयरिंग जो है इसी में पॉसिबल कॉपिंग मैकेनिज्म छुपा हुआ है डीएनए का। ये 1953 में, है ना, 53 में बात कही वॉटसन एंड क्रिक ने। इन्होंने कहा कि इट हैज नॉट एस्केप्ड आवर नोटिस, ऐसा नहीं है कि हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं कि जो बेस पेयरिंग है इसी में पॉसिबल कॉपिंग मैकेनिज्म है डीएनए का, यानी डीएनए रेप्लिकेशन इस बेस पेयरिंग की वजह से ही होती है। तो 2 स्ट्रैंड जो है डीएनए के, ये सेपरेट हो जाते हैं रेप्लिकेशन के दौरान और दोनों ही एज अ टेम्पलेट बिहेव करते हैं और अपने कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स को तैयार करते हैं। इसे सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन कहा जाता है। जैसे दोनों लाल स्ट्रैंड है, ये दोनों सेपरेट होते चले जाएंगे, तो ये क्या है, आपके ओल्ड स्ट्रैंड्स हैं और इन पे नए स्ट्रैंड्स जो हैं ये आपके बनते चले जाएंगे। धीरे धीरे डीएनए खुलता चला जाएगा, पूरा का पूरा दोनों लाल स्ट्रैंड सेपरेट हो जाएंगे और ये नीले स्ट्रैंड जो है बनते हुए चले जाएंगे। ये आपका डीएनए रेप्लिकेशन का एक छोटा सा मैकेनिज्म हमने देखा, ठीक है। अब मेसेल्सन एंड स्टाल ने 1958 में ई कोलाई पे एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने ई कोलाई को अमोनियम क्लोराइड में ग्रो किया जहां N15 था, जो कि हैवी आइसोटोप है नाइट्रोजन का। सिर्फ N15 ही दिया गया कई जनरेशंस तक ई कोलाई को, तो N15 जो है ये इनकॉर्पोरेट हो गया सारे के सारे नए ई कोलाई में, राइट। और इसे सेंट्रीफ्यूगेशन से N14 से अलग भी किया जा सकता है, तो डेंसिटी ग्रेडियंट में आप आराम से देख भी सकते हो N14 को और N15 को अलग होता हुआ। तो बाद में जब ई कोलाई को कई सालों तक कई जनरेशन तक N15 पे उगाया, उसके बाद उसे नॉर्मल मीडियम में ट्रांसफर कर दिया गया, N14 कंटेनिंग मीडियम में ट्रांसफर कर दिया गया, यस, एंड उसको ग्रो करने दिया गया। और ग्रो करते करते CH-Cl डेंसिटी ग्रेडियंट से हमने देखा कि किस प्रकार से डेंसिटी में चेंज आ रहे हैं और हमने उसको मैप करना स्टार्ट कर दिया। तो 20 मिनट बाद हमने देखा तो कुछ रिजल्ट हमारे पास आए, 40 मिनट बाद देखा तो कुछ रिजल्ट हमारे पास आए, एंड इसी प्रकार से हम लोगों ने आगे अपने रिजल्ट बढ़ाते रहे हम लोग। जैसे यहाँ पे दोनों के दोनों लाल स्ट्रैंड है, दोनों के दोनों N15 है, तो सबसे ज्यादा डेंसिटी है। टेस्ट ट्यूब भी यहाँ पर क्या बना रखी है, टेढ़ी बना रखी है। ऐसे बनाओगे तो सबसे नीचे की साइड ये आपको दिखाई देगी। फिर एक लाल और दूसरा लाल सेपरेट हुए, यहां 2 लाल स्ट्रैंड थे, दोनों सेपरेट हो गए, लाल लाल, नया स्ट्रैंड बना हरा हरा, तो लाल हरा लाल हरा, 14-15 तो 14-15 मीडियम डेंसिटी यहां पर आपको देखने को, मीडियम डेंसिटी आ गई। फिर यहां पे लाल हरा सेपरेट, यहां पे भी लाल हरा सेपरेट, फिर बना नया हरा 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 N14 वाला, तो यहां हरा 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 लाल हरा हरा, तो 2 हो गए हरे हरे आपके लाइट वाले और 2 हो गए आपके मीडियम वाले N14 इसी प्रकार से आपने टेस्ट ट्यूब पे अगली जनरेशन भी देखी हमारे डायग्राम में, तो आपको बढ़िया तरीके से सारी चीजें पता लगी फॉर द नेक्स्ट जनरेशन ऑल्सो। यही हमें देखना था, ठीक है। इतनी बातें हमें पढ़नी थी। एक और एक्सपेरिमेंट है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, पहले इसके क्वेश्चंस हम लोग कर लेते हैं। आराम से सवालों को पढ़िएगा मेरे दोस्त, तब जाके सवाल बना पाओगे। आराम से सवालों को पढ़ना। पहला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर यह है, बहुत आसान है, 10 सेकंड में सॉल्व कर लो सीधा सीधा, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा टाइम देने की इसमें जरूरत नहीं है। कविराज ये पूछते हैं कि सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए वाज स्टडीड इन इकोलाई। पहली बात इकोलाई में पढ़ी किन्होंने, आए बहुत मोटा हो गया ये तो पेन, इकोलाई में पढ़ी किन्होंने, एंड दूसरा जिन्होंने N15 यूज किया हो, ऐसे 2 महानुभावों का नाम बता दीजिए इन द चैट सेक्शन या फिर इन द पोल। तो ये थे आपके मेसेल्सन एंड स्टाल, जिन्होंने मेसेल्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट किया था 1958 में, और इन्होंने इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में प्रूव किया था कि डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर। लगभग 86% लोगों ने सही बताया है। वॉटसन एंड क्रिक ने बताया था कि डीएनए रेप्लिकेशन का मैकेनिज्म जो है ये बेस पेयरिंग से संबंधित है, उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया था। तो यहां जो कंफ्यूज हुए हैं वो थोड़ा सा सुधर जाइए मेरे भाई, है ना। अगला सवाल देखते हैं।
मेसेल्सन एंड स्टाल के एक्सपेरिमेंट में जो आप लोगों ने इस्तेमाल किया है N15 और N14 को डिफरेंशिएट करने के लिए मेथड, उस मेथड का नाम क्या है? क्रोमेटोग्राफी यूज की कहीं भी? क्रोमा कलर का इस्तेमाल किया? नहीं किया। साउदर्न ब्लॉटिंग इस्तेमाल की? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में पढ़ेंगे आप, कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया हमने। बायंट डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन या डेंसिटी ग्रेडियंट, डेंसिटी का एक ग्रेडियंट बना हुआ था, किसने बनाया था? CSCl नाम के केमिकल ने बनाया था, सीजियम क्लोराइड नाम के केमिकल ने बनाया था। तो CSCl डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन हमने यहां पर करी थी, जिससे N15 N14 का हमें पता लग गया था। N15 नीचे बैठेगा, N14 ऊपर बैठेगा, जो लाइट है वो ऊपर, जो डेंस है वो नीचे, ये हम लोगों ने देखा था। तो मिस्टर बी, मिस्टर भूरा बिकम्स द राइट आंसर। यह हमारा सही उत्तर हो जाता है फिलहाल के लिए, करेक्ट। यह भी हमें देखने को मिला, मिस्टर बी बिकम्स द राइट आंसर। 94% बच्चों ने कर दिया है। अगला सवाल आप अभी कर नहीं पाएंगे, इसको फिलहाल के लिए छोड़ देते हैं। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 90 सेकंड का मैं टाइम दे रहा हूं, आराम से करना, कोई जल्दबाजी नहीं है मेरे भाई। 90 सेकंड का टाइम दे रहा हूं तो इस सवाल में कुछ तो होगा। है बड़ा आसान, लेकिन उनके लिए आसान है जो समझ सके हैं इस क्वेश्चन को। इन एन एक्सपेरिमेंट इकोलाई वाज ग्रोन इन N15 वाला मीडियम एंड लेटर N14 में भेज दिया फॉर 3 जनरेशंस। बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बी ड्रॉन एज अ कंक्लूजन। कौन सी चीजें हैं जो कंक्लूजन के तौर पे आपको पता लगी अगर 3 जनरेशन तक आपने N14 मीडियम में N15 वाले को ग्रो कराया? यानी सेम वही चीजें हैं जो कि हम लोगों ने देखी है हमारे एक्सपेरिमेंट में। 1 से 2 बैक्टीरिया बनाए, 2 से 4, 4 से 8, 8 तक का आपको डेटा सारा कैलकुलेट करना है। तो एक बार देख लो, 1 में कहते हैं कि N15 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 N14 एंड N14 N14 बैंड्स आर इन 0:7:1 आफ्टर 3 जनरेशन। जब 8 बैक्टीरिया बन जाएंगे तो 0 बनेंगे N15 N15, ठीक है, N15 N15 0 थे, ठीक है। 7 बनेंगे आपके N15 N14 और 1 बनेगा N14 N14। ये तो भाई अच्छा नहीं लगा, ये स्टेटमेंट तो गलत है। ये स्टेटमेंट तो आपकी एकदम साक्षात गलत है, क्योंकि जब हमने देखा था इसको अपने खुद के डायग्राम को, तो 6 एक जैसे बने थे व्हाइट कलर के N14 N14, और 2 एक जैसे बने थे। तो 2:8 आना चाहिए, ये 0:7:1 ये नहीं आना चाहिए। अगर ये 0:6:2 होता तो कुछ माना जा सकता था कि हाँ, और ऊपर नीचे लिखा हुआ इनको, जो हाइब्रिड वाले हैं वो 2 होते और जो लाइट वाले हैं वो 6 होते। तो ये स्टेटमेंट गलत है। द गिवन एक्सपेरिमेंट डज नॉट फॉलो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, इट फॉलोज सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन। तभी तो इसको सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन के एक्सपेरिमेंट के तौर पे किया। इसी से तो प्रूफ हुआ था कि डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। तो 1 और 2 दोनों गलत हो जाएंगे, 1 और 2 दोनों गलत हो जाएंगे। तो 1 गलत है तो इसको काट दो, 2 गलत है तो इसको काट दो, 1 2 गलत है तो इसको काट दो। उत्तर क्या आ जाएगा? ओनली 4। आंसर हमारा आ गया मतलब, लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं। डीएनए एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कल्चर आफ्टर सेकंड जनरेशन, 1 से 2 बने फर्स्ट जनरेशन के बाद, है ना, और 2 से 4 बने। 4 बैक्टीरिया में से क्या हुआ? डीएनए एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कल्चर आफ्टर सेकंड जनरेशन हैव इक्वल अमाउंट ऑफ N14 N15 N15 N15। इक्वल अमाउंट देखने को मिलेंगे 4 में से। खुद बताओ एक बार, यहां देख लो, देखो टाइम खत्म हो गया अब, तो अब हम स्लाइड चेंज कर सकते हैं। आराम से देखिए, यहां आपको इक्वल देखने को मिल रहा है, यहां आपको इक्वल देखने को मिल रहा है सेकंड जनरेशन के बाद। दिस इज फर्स्ट जनरेशन, दिस इज सेकंड जनरेशन। N14 N14 है आपके 2, N14 N15 है आपके 2। तो ये बात हमारी करेक्ट हो जाती है अगर N14 N15 ही दे रखे हैं तो। डीएनए एक्सट्रैक्टिंग N14 N15 आपके 2, N15 N15 एक भी नहीं है, तो ये बात गलत हो जाती है। N14 N14 है आफ्टर 1 जनरेशन, जब 1 से 2 बैक्टीरिया बने, आफ्टर 1 जनरेशन ऑफ ग्रोथ, ऑल द डीएनए मॉलिक्यूल कंटेन 1 N15 डीएनए वाला स्ट्रैंड एंड एक N14 वाला स्ट्रैंड। एकदम सही बात है, ये बात आपकी करेक्ट है। तो ओनली 4 विल बिकम द राइट आंसर, बाकियों में गलती थी। देखो अच्छा सवाल था, इसीलिए लेकर आया हूं। इसमें आपका पूरा एक्सप्लेनेशन आ जाता है पूरे मॉडल का ही, कोई भी लाइन छूटी नहीं है। सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन की सारी लाइन इसमें आ गई। पहली जनरेशन में क्या हुआ, दूसरी में क्या हुआ, तीसरे में क्या हुआ, सब पता लग गया। यस, इसीलिए 90 सेकंड का टाइम भी दिया था। एलिमिनेशन से भी कर सकते थे। देखो आंसर मेरा पहले ही आ गया था, पहली 2 स्टेटमेंट में ही पता लग गया था कि आंसर क्या है, राइट। लेकिन फिर भी आगे हम लोगों ने देख लिया है। ऑलराइट, चल, जिनका भी करेक्ट हुआ है बहुत अच्छी बात है। उत्तर आ जाता है अपना चूरा बच्चन, मिस्टर सी। अरे यार क्या बात है भाई, मान गए तुमको यार। मतलब 72% इन दिस क्वेश्चन इन द लिमिटेड टाइम फ्रेम इज अमेजिंग। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है ना। आ जाओ, अगला सवाल देखो। ठीक है, ये भी न्यूमेरिकल है, इसमें ले लो भाई 60 सेकंड का टाइम ले लो। देखते हैं क्या है। 10 इकोलाई
जो कि N15 कंटेनिंग थे, N15 N15 ही था, उनको N14 वाले मीडियम में भेजा, यानी सेम सेम सा एक्सपेरिमेंट चल रहा है। आफ्टर 60 मिनट, यानी 1 से 2 बनाए, 2 से 4 बनाए, 4 से 8 बनाए, हाउ मेनी इक्वलाई विल लीव द डीएनए टोटली फ्री फ्रॉम N15, ऐसा जिसमें एक भी N15 ना हो, एक भी N15 नहीं होना चाहिए, मतलब प्योर N14 वालों का नंबर बताओ। गुरुजी हमें तो सीधा सीधा याद भी है, जब हम लोगों ने 3 जनरेशन के बाद 8 बनाए थे, 8 में से 6 थे आपके N14 और 2 थे आपके N15। तो 8 में से 6 थे आपके N14। क्या उस हिसाब से निकाल सकते हो? डेटा निकल जाएगा भाई। जब एक बैक्टीरिया हमने ग्रो किया तो एक बैक्टीरिया से 2 बने, 2 से 4 बने, 4 से 8 बने, 8 में से 6 हैं N14 जिसमें N15 का नामो निशान भी नहीं, 8 में से 6 हैं। यहां क्वेश्चन में पूछा है 10 उगाए, 10 के 20 कर दो, 20 के 40 कर दो, 40 के 80 कर दो, 80 में से 60 हो जाएंगे, 8 में से 6 तो 80 में से 60, सीधा सीधा ही था, सीधा ही था ना भाई। अरे भाई थोड़ा सा घुमा ही तो रखा है, एक बैक्टीरिया आपने उगाया तो 6 निकले N14, 10 उगाओगे तो 60 निकल जाएंगे, 10 से मल्टीप्लाई ही तो करना है। ब्लंडर ओपी, कोई बात नहीं भाई, थोड़ा टफ क्वेश्चन करोगे सीख जाओगे, है ना। ब्लंडर आर फॉर गुड क्वेश्चन ओनली, 70% इसमें भी अच्छा परफॉर्म किया है, गुड, कोई गिला शिकवा नहीं है भाई, कोई टेंशन नहीं, अच्छा ही कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। कई बार क्या होता है, कुछ टफ क्वेश्चंस जानबूझ के लाए जाते हैं, ब्लंडर करना है क्लास में ही कर लो, पेपर में मत करो। अच्छा सवाल है ये वाला, कोई बहुत भयंकर सवाल नहीं है, सीधा यूनिटरी मेथड से करना था। अगर एक बैक्टीरिया से आपने 8 बैक्टीरिया बनाए तो 8 में से 6 N14 थे, तो 10 से 80 बनेंगे, 80 में से 60 N14 हो जाएंगे। कर तो सीधा सकते थे, वो तो मैं यहां पे समझाने के पर्पज से कर रहा हूं, अगर मैं एग्जाम में एज अ स्टूडेंट बैठा होता तो 5 सेकंड में सवाल सॉल्व हो जाता, राइट। तो थोड़ा सा मतलब प्रैक्टिस के साथ ये चीजें और रिगरस हो जाती हैं और बेटर हो जाती है। ये बात आपने सीखी, इतनी बात आपने जान ली है मेरे भाई। यस, यहां पर एक छोटा सा टॉपिक और रहता है, इस छोटे से टॉपिक को हम पढ़ लेते हैं, फिर बोलोगे तो छुट्टी कर देंगे, बोलोगे तो एक्स्ट्रा पढ़ा देंगे। आराम से एक छोटे से टॉपिक को हम लोग समझते हैं। इस एक्सपेरिमेंट का नाम है टेलर्स एक्सपेरिमेंट। 4 नंबर का काम यहां से आ सकता है। अब ये थोड़ा ज्यादा पूछा जाने लगा है, एक्सपेरिमेंट इन पेपर। एक्सपेरिमेंट कुछ नहीं है, किस चीज पे एक्सपेरिमेंट किया, किस बारे में एक्सपेरिमेंट किया, यही पूछा जाता है, ठीक है, इजी है बहुत। टेलर्स एक्सपेरिमेंट, टेलर साहब ने क्या किया, गाना नहीं गाया, टेलर स्विफ्ट नहीं है, टेलर साहब ने क्या किया, ही प्रूव्ड दैट डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। सर यही तो मेसेल्सन एंड स्टाल ने किया था, एकदम। मेसेल्सन एंड स्टाल ने प्रोकैरियोट्स में किया था, इन्होंने यूकैरियोट में किया, सेमी कंजर्वेटिव। और कब इन्होंने प्रूव किया, 1958 में ही किया, यानी डेट भी याद करने की जरूरत नहीं है, दोनों एक्सपेरिमेंट सेम चीज पे बेस्ड थे और दोनों जो एक्सपेरिमेंट है सेम ईयर में भी करे गए थे, इतना ही आपको याद करना है। ही एक्सपेरिमेंटेड ऑन, इन्होंने किस चीज पे एक्सपेरिमेंट किया, ही एक्सपेरिमेंटेड ऑन वीसिया फाबा, वीसिया फाबा, जिसको क्या कहा जाता है, फाबा बीन कहा जाता है, यानी एक बीन पे इन्होंने, एक प्लांट पे इन्होंने रिसर्च की, फाबा बीन के ऊपर इन्होंने रिसर्च की, वीसिया फाबा के ऊपर। करेक्ट, एकदम करेक्ट है। इन्होंने क्या यूज किया, जैसे कि N15 यूज किया था मेसेल्सन एंड स्टाल ने, इन्होंने क्या किया, ही यूज्ड रेडियो एक्टिव थाइमिडीन, रेडियो एक्टिव थाइमिडीन। अच्छा मुझे बताओ ये थाइमिडीन क्या है, नाइट्रोजनस बेस है, न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोटाइड है, क्या है ये थाइमिडीन? गुरुजी थाइमीन होता है नाइट्रोजनस बेस, थाइमिडीन एंड में इन आ रहा है, इसका मतलब क्या है, पक्का न्यूक्लियोसाइड है। अगर इसका नाम थाइमिडाइलेट या थाइमिडाइलिक एसिड होता, एट या एक एसिड एंड में आ रहा होता, तो ये क्या होता, आपका बेसिकली न्यूक्लियोटाइड हो जाता। ये क्या है, न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोसाइड है, नाम से पता लगा है ना, न्यूक्लियोसाइड है। और ये जो थाइमिडीन है, इट कंटेन्ड व्हाट, इट कंटेन्ड
रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जब रेडियो एक्टिव हो जाए तो उसको क्या कहेंगे मेरे भाई? रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन को क्या कहेंगे? खुद बताइए। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, कौन कौन से होते हैं? लिख के बता दीजिए एक बार। रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन क्या कहेंगे इसे? अगर नॉर्मली हाइड्रोजन जो है उसका एटॉमिक नंबर भी 1 होता है, मास नंबर भी 1 होता है। अगर मैं मास नंबर बढ़ा दूं और मास नंबर कर दूं 3, तो उस हाइड्रोजन को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रिटियम कहते हैं। यस गुरुजी, इसको हम ट्रिटियम कहते हैं, है ना। 2 मास नंबर है तो ड्यूटेरियम भी कह सकते हैं। यहाँ 3 मास नंबर की जरूरत पड़ेगी आपको, तो आप क्या कह सकते हैं? यहाँ पर मास नंबर आपका 3 हो गया, तो आप इसे क्या कहेंगे? देयरफॉर कॉल्ड ट्रिटियम। ट्राई का ही मतलब क्या होता है? 3, ट्रिटियम, राइट। तो 3 यहां पर मास नंबर हो जाएगा। तो इन्होंने क्या किया था? इन्होंने आपका फाबा बीन पे रिसर्च की थी और इन्होंने रेडियो एक्टिव थाइमिडीन को यूज किया था, जिसमें रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन पाया जा रहा था। और इन्होंने भी सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन को प्रूव किया 1958 में। यह हमारे टेलर साहब की बात है। टेलर एट आल ने किया था। टेलर एट आल क्या होता है? टेलर साइंटिस्ट थे, इनके जितने भी चुटुर पुटुर साथी थे उन्हें एट आल कहा जाता है साइंस में। एट आल मतलब साथीगण। यानी समझ लीजिए मैं रिसर्च कर रहा हूं तो मेरा नाम जो है रिसर्च पेपर में सबसे फर्स्ट लेवल पे आएगा, तो मेरा नाम आएगा विपिन शर्मा। उसके बाद जितने भी को ऑथर्स हैं उन सबका नाम आएगा एटाल, यानी साथी। करेक्ट। तो एटाल से नाम की तरफ आने में बहुत टाइम लगता है रिसर्च में। जब मैं मास्टर्स में चैप्टर्स लिख रहा था उस टाइम पर मेरा नाम नहीं आता था, तो मैं फर्स्ट ऑथर बहुत कम रहता था उस टाइम पर। लेकिन बाद में जब हम फर्स्ट ऑथर बने तो बाकियों को एटाल कर दिया, तो अपना नाम यहां पे आने लग गया। तो अब विपिन शर्मा एटाल आता है। यस, पहले आता था हम एटाल में थे। तो यहां बहुत ऐसा अजीब सा लगता है। तो अभी क्या हुआ है, एक साइंटिफिक कमिटी बैठती है, बाकायदा उनके आगे बात रखी भी गई थी कि एटाल जो है इसकी जगह जो टॉप ऑथर्स हैं और गाइड्स जो है उनका सबका नाम आ जाना चाहिए ऊपर चैप्टर के ऊपर, अलग से एक हेडर बना करके, जिससे कि सबको अच्छा लगे, है ना। सबने मेहनत की है तो सबको क्रेडिट्स मिलने चाहिए। तो अभी धीरे धीरे कुछ जर्नल्स जो है उन्होंने इस बात को पिक भी कर लिया है और अब सबका नाम आने लगा है धीरे धीरे, राइट। लेकिन पहले एटाल बहुत चलता था। तो एनसीईआरटी में भी एटाल आपको देखने को मिलेगा, टेलर एटाल। यस, आ जाओ मेरे भाई। यहां तक की बात समझ में आ जानी चाहिए क्योंकि कुछ पढ़ाई नहीं है इसमें। तो एकदम टेलर साहब ने तो जल्दी ही छोड़ दिया हमको। टेलर साहब ने जल्दी छोड़ दिया। सिमिलर एक्सपेरिमेंट किया रेडियो एक्टिव थाइमिडीन को यूज करके। किन्होंने? हमारे टेलर साहब ने वीसिया फाबा यानी फाबा बीन को यूज करके। टेलर एंड इनके कलीग्स ने यानी टेलर एटाल ने 1958 में यह काम किया और रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन को इस्तेमाल करके अपनी बात को प्रूव किया। इसी पे एक सवाल बना लीजिए, नॉर्मल सा सवाल है क्योंकि इससे तो और क्या ही बन सकता है, थ्योरेटिकल ही क्वेश्चन बनेगा। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपकी नजरों के सामने है, इसे एक बार बनाने की कोशिश कीजिए। 10 सेकंड में मैं पोल बंद कर दूंगा। करेक्ट, बना लीजिए सवाल को। क्वेश्चन नंबर 3, टेलर डेमोन्स्ट्रेटेड क्रोमोसोम रेप्लिकेशन टू बी सेमी कंजर्वेटिव इन, यानी किस चीज में इन्होंने रिसर्च करी? यूकैरियोट में रिसर्च करी थी। यह सवाल बन सकता है कि आपका प्रोकैरियोट में डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव है, किन्होंने बताया? मेसेल्सन एंड स्टाल ने। और यूकैरियोट्स में किसने बताया? क्योंकि जो वीसिया फाबा है ये क्या है? इट इज अ बीन, इट इज अ प्लांट, तो इट इज यूकैरियोट। तो यूकैरियोट में सेम चीज किसने बताई कि डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव है? आपका टेलर एट आल ने। और प्रोकैरियोट्स में किसने बताई थी? हमारे मेसेल्सन बाबा ने बताई थी एंड स्टाहल ने। तो स्टॉप कर देते हैं पोल। ए है आंसर। लगभग 96% लोगों ने सही बात बता दी है। बहुत अच्छी बात है, करेक्ट, एकदम करेक्ट है गुरुदेव। यहां तक सबको सारी बातें समझ में आई? एक बार बताइए, एक बार तुनिक तुनिक कर डालो इन द चैट सेक्शन, जिससे कॉन्फिडेंस का आइडिया लग जाए कि हाँ भाई आपने सारी की सारी चीजें सीख ली हैं। एंड देन आफ्टर हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ सकते हैं। यहां तक का लीडर बोर्ड मैं आपको दिखा देता हूं। साइमा, दिव्यांश, भूमिका, एलएस निमेश, राहुल, माया, मुगीवारा, डॉक्टर डूम एंड नितांशी आर इन टॉप रैंक्स। डॉक्टर डूम तो हम लोग भाई लेके आते हैं एंड में, लेकिन बहुत ज्यादा अजीब बच्चे नहीं आए यार, सही बच्चों ने टॉप कर दिया यार। ये कैसी दुखद घटना हुई है इस बैच में। जब कुछ सही निकल जाता है तो शक होने लगता है हमें हमारी किस्मत के ऊपर कि इतना सेट कैसे जा रहा है भाई सब कुछ। आज कोई पंगा क्यों नहीं हुआ? बढ़िया, ऑल सेट, बहुत अच्छी बात है। आइए तो अभी एक काम करते हैं। अभी हमारे पास आधे घंटे का टाइम और बचा हुआ है, हमारे हक का आधा घंटा बचा हुआ है हमारे पास इस लेक्चर का। तो काम करते हैं, लेट्स स्टार्ट द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रेप्लिकेशन। अभी हमने रेप्लिकेशन में सिर्फ एक पॉइंट समझ लिया है।
वो एक पॉइंट ये है कि डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर। इतनी बात हमको गारंटी के साथ पता लग गई है। ये तो सर हमने प्रूव करके देख लिया है, मेसेल्सन एंड स्टाल के एक्सपेरिमेंट में भी देख लिया, टेलर एट अल के एक्सपेरिमेंट में देख लिया, उससे पहले अलग से भी मैंने डीएनए के दोनों स्ट्रैंड फाड़ करके आपको दिखा दिए थे। इतनी बात तो हमें पता है अच्छे तरीके से। बट लेट्स नाउ अंडरस्टैंड द मशीनरी ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, कि क्या क्या लगता है डीएनए रेप्लिकेशन में। थोड़ा सा पढ़ाता हूं, 20 मिनट में आपकी छुट्टी कर देंगे, है ना। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो एक बार यहां पर डालिएगा हेडिंग डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन। और डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में हमें क्या क्या पता है वो सारी की सारी बातें यहां पर लिखने की हम लोग कोशिश करते हैं, जस्ट ट्राई करते हैं, अपने ज्ञान को उड़ेल देते हैं इस बोर्ड पे, कुछ नया नहीं पढ़ेंगे, है ना। तो डीएनए रेप्लिकेशन जो है, यहां किस मॉलिक्यूल से कौन सा मॉलिक्यूल बनता है सर, डीएनए की कॉपी बनती है, यानी डीएनए से डीएनए बनता है, डीएनए से डीएनए बनता है। तो मेन एंजाइम कौन सा होगा हियर, डीएनए मेक्स इट्स ओन कॉपी, डीएनए मेक्स इट्स ओन कॉपी, देयरफॉर मेन एंजाइम का नाम क्या हो जाएगा खुद बताओ। डीएनए को देख देख कर डीएनए बनाने वाला, डीएनए टेम्पलेट को देख देख कर डीएनए को पॉलीमराइज करने वाला, डीएनए बनाने वाला कौन हो जाएगा, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पर ही डिपेंडेंट है क्योंकि टेम्पलेट ही डीएनए है, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड ही टेम्पलेट का काम कर रहे थे, तो डीएनए डिपेंडेंट, और डीएनए को ही आप क्या कर रहे हैं, पॉलीमराइज कर रहे हैं, यानी डीएनए को ही यहां पर बना रहे हैं, क्योंकि एक पॉलीमर है ना डीएनए, न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना है, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स का मिलकर बना है। तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज क्या यहां पर मेन एंजाइम हो जाएगा मेरे बंधु, बिल्कुल हो जाएगा। ये बात हमको समझ में आ गई है सर, डीएनए से डीएनए बनाने वाला डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। अगली बात मुझे बता दो कि क्या डीएनए जो है ये आपका, क्या डीएनए जो है आपका दोनों स्ट्रैंड्स को टेम्पलेट की तरह यूज करता है। यस सर, तो बोथ स्ट्रैंड्स एक्ट एज टेम्पलेट्स, दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह एक्ट करते हैं, बिल्कुल करते हैं मेरे बंधु, ये बात भी हमें समझ में आ गई। डीएनए रेप्लिकेशन आपका सेल साइकिल के कौन से फेज में होता है अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कह सकते हैं इट अकर्स इन एस फेज ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल का जो एस फेज है, इस एस फेज को हम लोग प्यार से क्या कह रहे थे, सिंथेसिस फेज भी कह रहे थे। तो क्या इस सिंथेसिस फेज में आपको डीएनए रेप्लिकेट या डीएनए सिंथेसाइज होता हुआ दिखाई देगा। यस गुरुजी, ये बात हम सेल साइकिल सेल डिवीजन चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं, तो ये बात हमको अच्छे तरीके से पता है, इसको भी हम लोग जानते हैं। करेक्ट है, एकदम करेक्ट है। यस, ये बात भी हमें पता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो 3 पॉइंट्स में आपको और बता देता हूं। डीएनए रेप्लिकेशन इज फास्ट, accurate and energy consuming process, डीएनए रेप्लिकेशन की 3 बातें मैंने आपको बताई। सबसे पहली बात मैंने बताई कि डीएनए रेप्लिकेशन फास्ट है, जल्दी जल्दी होता है, डीएनए रेप्लिकेशन एक्यूरेट है, गलती नहीं करता, एंड एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस, यानी इसमें एनर्जी खूब खर्च होती है, एनर्जी की डिमांड है, क्योंकि आपको डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को सेपरेट करना है। ये 3 बातें हैं, इन तीनों बातों को लेट्स प्रूव, एक एक करके इन तीनों बातों को प्रूव कर लेते हैं। फास्ट प्रोसेस है कैसे, अगर आप देखें इन ई कोलाई, कितने आपके बेस पेयर पाए जाते हैं, 4.6 इंटू 10⁻⁶ बेस पेयर पाए जाते हैं। अगर आप देखें टाइम ऑफ रेप्लिकेशन, तो टाइम ऑफ रेप्लिकेशन कितना है, टाइम ऑफ रेप्लिकेशन आपको देखने को मिला पूरे ई कोलाई में भाई 20 मिनट में तो ये डिवाइड ही कर जाता है, 18 मिनट में आपका आसानी से डीएनए रेप्लिकेट कर लेता है। तो स्पीड क्या हुई मेरे भाई, स्पीड हुई आपकी मोर देन या अराउंड कह लीजिए, स्पीड हुई आपकी मोटा मोटा अराउंड 2000 बेस पेयर पर सेकेंड।
1 सेकंड में 2000 से भी ज्यादा बेस पेयर जोड़ने की स्पीड रखता है आपका डीएनए रेप्लिकेशन का एंजाइम डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। तो क्या मेरे भाई ये फास्ट प्रोसेस है? प्रूव कर दिया भाई। ई कोलाई में इतने सारे मिलियंस ऑफ 4.6 मिलियन बेस पेयर पाए जा रहे हैं, 18 मिनट में रेप्लिकेट कर दिया। तो मेरे भाई स्पीड तो है, लेकिन स्पीड के साथ ये मतलब थोड़ी है कि सिर्फ स्पीड ही है भाई, है ना, गलती भी करते चले साथ में, नहीं, एक्यूरेट भी है। एक्यूरेट कैसे है? एक्यूरेट ऐसे है क्योंकि डीएनए जो है डबल स्ट्रैंडेड है, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है ना। तो समझ लीजिए ये आपका नया स्ट्रैंड है एंड ये आपका पुराना स्ट्रैंड है, राइट। तो नीचे वाला मैं नया स्ट्रैंड बना रहा हूं, तो ऊपर वाला अगर लेट्स से ये स्ट्रैंड था 3 प्राइम टू 5 प्राइम, तो यहां आपका 5 प्राइम टू 3 प्राइम नया स्ट्रैंड बनेगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम नया स्ट्रैंड बनेगा, बिल्कुल 5 प्राइम टू 3 प्राइम नया स्ट्रैंड बनते हुए चलेगा। यहां पर अगर लिखा हुआ है ए टी जी सी ए टी टी जी सी ए सी टी ए, तो इसके सामने क्या जाएगा? ए के सामने गुरुजी टी के सामने ए, जी के सामने सी के सामने जी, ए के सामने टी के सामने ए, टी के सामने ए, जी के सामने सी के सामने जी, ए के सामने टी, सी के सामने जी, टी के सामने ए के सामने टी। ये आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। समझ लो मेरे भाई यहां पर गड़बड़ हो गई, समझ लीजिए यहां पर गड़बड़ हो गई छोटी सी। क्या कर दिया आपने? यहां पर टी की जगह कुछ और लगा दिया, ए के सामने क्या लगा दिया आपने? जी लगा दिया, ए के सामने आपने जी लगा दिया, एक गड़बड़ हो गई, एरर हो गया। बिल्कुल गुरुजी एरर हो गया। अगर ये एरर हो गया तो इस एरर को लात मार के भगाना भी है, एलिमिनेट भी करना है, और ए के सामने अच्छा खासा टी जो है ये ला करके लगाना भी है। तो सही न्यूक्लियोटाइड लगाना भी है, गलत न्यूक्लियोटाइड हटाना भी है, तो एरर रेक्टिफिकेशन भी होगी। एरर रेक्टिफिकेशन जो है ये भी यहां पर हाई होती है, ये भी यहां पर हाई होते हैं। यानी आपके पास होते हैं प्रूफ रीडिंग एंजाइम, राइट। क्योंकि आपको पता है ए के सामने टी आना चाहिए, जी आ गया, इसका मतलब गलत है, तो घंटी बज जाएगी। जब कोई एंजाइम आकर के देख रहा होगा कि क्या मैंने सब कुछ सही सही लगाया है, प्रूफ रीडिंग एंजाइम मतलब चेकिंग एंजाइम, रीचेक करता है। ए के सामने टी सही है, टी ए सही, जी सी जी, ए टी ए सी जी ए जी, नहीं भैया, ए जी ओ जी लो जी सुनो जी हो गया है इसका, तो ए के सामने जी नहीं आना चाहिए था। तो ये क्या करेगा? इसकी जगह सही न्यूक्लियोटाइड ला करके लगा देगा, इस जी को लात मार के भगा देगा। तो एरर रेक्टिफिकेशन का जो रेट है रेप्लिकेशन में, ये भी अच्छा खासा है, गलतियां नहीं होने देते हम, और हो भी जाती है तो उसको रिपेयर कर देते हैं। इसे कहते हैं प्रूफ रीडिंग एंड रिपेयर मैकेनिज्म। तो आप यहां क्या करते हैं? प्रूफ रीडिंग एंड रिपेयर करते हैं। प्रूफ रीडिंग यानी दोबारा से रीड कर लिया, कहीं कोई गलती तो नहीं होगी, एंड रिपेयर मैकेनिज्म ये भी आपका अच्छा खासा चलता है। तो स्पीड अच्छी खासी है, प्रूफ कर दिया। 2000 बेस पेयर प्रति सेकंड की रफ्तार से भागता चला जाता है डीएनए पॉलीमरेज आपके न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता हुआ, और एक्यूरेसी भी अच्छी खासी है। प्रूफ रीडिंग एंजाइम जो है बाद में सब कुछ चेक भी कर लेते हैं। यहां पर देखिए एक बात लिखी हुई है कि डीएनए रेप्लिकेशन इज एन एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस। थोड़ा इसका भी हम बखान कर लेते हैं आराम से, स्लाइड पे मैं वापस लेकर के आऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहां पर एक लाइन लिख लीजिए, सेम लाइन लिख लीजिए, डीएनए रेप्लिकेशन इज एनर्जी कंज्यूमिंग। तो ये एनर्जी कहां से आती है? डीएनए रेप्लिकेशन इज एनर्जी कंज्यूमिंग, करेक्ट। देयरफॉर डीएनटीपीज आर यूज्ड, डीएनटीपीज आर यूज्ड। डीएनटीपी क्या होता है? डी का मतलब डीऑक्सी, एनटीपी का मतलब क्या है? डीऑक्सी, डी का मतलब है डीऑक्सी, एनटीपी का मतलब क्या है? न्यूक्लियोसाइड, नाइट्रोजनस बेस पे शुगर लग गई है, ट्राइफॉस्फेट, 3 फॉस्फेट लगे हुए हैं, इसे हम कहते हैं डीएनटीपी, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, यानी न्यूक्लियोटाइड है जिसपे 3 फॉस्फेट लगे हुए हैं, इसे डीएनटीपी का। तो अगर मैं डीएनटीपी बना लूं यहां पर, मैं लेट्स से यहां पर बना लेता हूं एटीपी, मैं अगर यहां पर बना लेता हूं एटीपी, तो एटीपी इज अ प्यूरीन, एटीपी इज अ प्यूरीन। तो प्यूरीन है एक ऐसा नाइट्रोजनस बेस है जिसके 9th नाइट्रोजन के साथ में जोड़ दूंगा क्या? जिसके 9th नाइट्रोजन के साथ में जोड़ दूंगा क्या? शुगर। जिसके 9th नाइट्रोजन के साथ में जोड़ दूंगा क्या? आपका शुगर। 9th नाइट्रोजन के साथ में क्या जोड़ दूंगा?
शुगर जोड़ दूंगा और डीऑक्सी शुगर है तो यहां पर आपका सिर्फ H देखने को मिलेगा, OH नहीं। यहां HOH, यहां आपका क्या हो जाएगा CH2OH, लेकिन यहां पर CH2OH की जगह मैं क्या लगा दूंगा, फॉस्फेट लगा दूंगा। पहला फॉस्फेट मैंने लगाया, फर्स्ट फॉस्फेट। फिर दूसरा फॉस्फेट मैंने लगाया, सेकंड फॉस्फेट, ट्राई फॉस्फेट बनाना है ना। फिर तीसरा फॉस्फेट मैंने लगाया, ट्राई फॉस्फेट यहां पर बना। करेक्ट, ये आपके 3 फॉस्फेट लगे, दिस इज डीएनटीपी, डीऑक्सी शुगर है तो आपका डी लिख दिया यहां पर, दिस इज अ डीऑक्सी शुगर, तो यहां पर क्या लिख दिया, डी। एन मतलब न्यूक्लियोसाइड, नाइट्रोजनस बेस और शुगर है तो न्यूक्लियोसाइड, मोनोफॉस्फेट, डाइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट, डीएनटीपी हो गया। डीएनटीपी के मेरे भाई मुझे बता दो, ये जो कोने के बॉन्ड है ये वाला और ये वाला, ये कौन सा हो गया, फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड हो गया, फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड हो गया। करेक्ट गुरुजी, ये हो गया फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड, दैट इज हाई एनर्जी बॉन्ड। इनको अगर तोड़ूंगा तो खूब सारी एनर्जी मुझे निकलती हुई दिखाई देगी, इससे एनर्जी मिलेगी। और ये क्या हो गया आपका, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड हो गया, इसको तोड़ने पे कुछ खास एनर्जी नहीं मिलती, ये क्या हो गया, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड हो गया। जी गुरुजी, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड हो गया। करेक्ट, ये आपके हाई एनर्जी बॉन्ड है, इनको तोड़ने पे एनर्जी मिलेगी। तो ये जो डीएनटीपी है इसके 2 काम होते हैं, डीएनटीपी के 2 काम होते हैं। तो आप क्या कह सकते हैं, डीएनटीपीज हैव ड्यूअल रोल, डीएनटीपी हैव ड्यूअल रोल। पहला रोल क्या है, फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड्स, गिव एनर्जी फॉर रेप्लीकेशन। हम कह रहे हैं रेप्लीकेशन एक एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव प्रोसेस है, इसमें खूब एनर्जी लगती है, तो खूब एनर्जी जो लगेगी वो डीएनटीपी खुद ले आएंगे, इनको कोई टेंशन नहीं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, द टर्मिनल फॉस्फेट, ये वाला जो बच गया फॉस्फेट है ना, फर्स्ट फॉस्फेट is used to make फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ये आगे चल के किसी और न्यूक्लियोटाइड से जुड़ के फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाएगा, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड दैट इज हेल्प्स इन डीएनए पॉलीमराइजेशन, देयरफॉर हेल्प्स इन डीएनए पॉलीमराइजेशन, डीएनए को लंबा करने में मदद करेगा, एक के बाद एक जो न्यूक्लियोटाइड जुड़ते रहते हैं ना, हेल्प्स इन डीएनए पॉलीमराइजेशन, देयरफॉर एक्ट एज अ सबस्ट्रेट, ये जुड़ता चला जाएगा। तो एंड के 2 फॉस्फेट जोड़ के आपने एनर्जी निकाल ली, और ये जो बचा हुआ पूरा का पूरा माल है ये आपका एज अ न्यूक्लियोटाइड काम करेगा। तो एक न्यूक्लियोटाइड पे दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ये ऐड होते चले जाएंगे, तब जाके डीएनए तैयार होगा ना। तो ये सबस्ट्रेट की तरह काम कर रहा है डीएनए बनाने के लिए, और ये दोनों फॉस्फेट टूट करके एनर्जी दे रहे हैं, तो दोनों काम आपके हो जा रहे हैं। आपको डीएनए तैयार करने के लिए सबस्ट्रेट भी मिल गया, और आपको मेरे दोस्त साथ में एनर्जी भी मिल गई इस पूरे के पूरे प्रोसेस के लिए, क्योंकि जो डीएनए रेप्लिकेशन है इट इज अ हाई एनर्जी प्रोसेस, तो इसके लिए आपको खूब सारी एनर्जी चाहिए थी, वो भी किसने दे दी, डीएनटीपी ने ही दे दी। ये बात हमने यहां पर सीख ली है। तो डीएनटीपी के 2 रोल थे। अब इसी बात को दोबारा से समझ लीजिए, मैंने आपको 3 बातें बताई, इसके पहले की सारी बातें हमें पहले से पता है। यस, जैसे कि भैया डीएनए जो है ये अपनी कॉपी बनाता है, अपनी रेप्लिका बनाता है विद द हेल्प ऑफ अ प्रोसेस कॉल्ड डीएनए रेप्लिकेशन। मेन एंजाइम, डीएनए से डीएनए बना रहे हैं तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। अगला प्रोसेस जो हम पढ़ेंगे वह है ट्रांसक्रिप्शन, वहां डीएनए से आरएनए बनाएंगे, डीएनए से आरएनए बनाएंगे तो डीएनए डिपेंडेंट, डीएनए को देख देख के, डीएनए एज अ टेम्पलेट यूज होगा, उसको देख के आरएनए बनाएंगे तो आरएनए पॉलीमरेज, तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज यूज होगा। बोथ स्ट्रैंड्स एक्ट एज अ टेम्पलेट, दोनों डीएनए के स्ट्रैंड सेपरेट होंगे और एज अ टेम्पलेट यूज होंगे। एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है। 3 बातें मैंने आपको बताई कि पहला ये फास्ट प्रोसेस है क्योंकि 2000 बेस पेयर
की स्पीड से जो है, पर सेकंड की स्पीड से जो है ये आपके ऐड कर रहा है न्यूक्लियोटाइड्स को। एक्यूरेट है क्योंकि कोई गलती भी हो जा रही है तो प्रूफ रीडिंग एंजाइम उस गलती को पकड़ ले रहे हैं और तब की तब रिपेयर हो जा रहा है। और एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है क्योंकि जो आपके यहाँ पर डीएनटीपी अवेलेबल होते हैं, इसके एंड के जो 2 फॉस्फेट बॉन्ड है ये टूट करके एनर्जी देते हैं। तो इस रेप्लिकेशन प्रोसेस में जो भी एनर्जी लगती है वो भी डीएनटीपी से आ गई और ये पूरा का पूरा न्यूक्लियोटाइड ऐड हो जाता है आपका किसी और न्यूक्लियोटाइड पे, और ऐसे और न्यूक्लियोटाइड आते रहते हैं और ऐड होते रहते हैं और डीएनए बनता रहता है। ठीक है, ये हमने सीखा, जनरल कॉन्सेप्ट है। इसके आगे अब पूरा मैकेनिज्म है डीएनए रेप्लिकेशन का, वो आज कर नहीं पाएंगे हम लोग, है ना। तो उसके लिए अब हम आगे अपनी क्लास देखेंगे, अगली क्लास, है ना। ठीक है भाई, इतनी बातें समझ में आई, इतनी बातें समझ में आ गई हैं तो एक बार तुनिक तुनिक कर डालो। देखते हैं भाई यहां पे क्या लिखा हुआ है। देखिए मेन एंजाइम जो है यहां पर ये क्या है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। हाईली एक्यूरेट यानी हाईली एफिशिएंट प्रोसेस है डीएनए रेप्लिकेशन का। ई कोलाई में 4.6 इंटू 10⁻⁶ बेस पेयर है। ह्यूमन में डिप्लॉयड कंटेंट में 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर होते हैं। अगर आप ई कोलाई की बात करें तो 18 मिनट में रेप्लिकेशन खत्म हो जाता है, यानी अप्रोक्सीमेटली 2000 बेस पेयर पर सेकंड ये जोड़ सकता है। तो ये फास्ट प्रोसेस भी है और एक्यूरेट भी है। तो फास्ट और एक्यूरेट दो बातें यहां पर आ गई। कोई भी मिस्टेक अगर यहां पर हो रही है तो भैया वो म्यूटेशन को लीड करेगी। तो एक आधी गलती कोई प्रूफ रीडिंग एंजाइम छोड़ भी सकता है, लेकिन वैसे डीएनए अच्छे से रेप्लिकेट हो जाता है। एनर्जेटिकली रेप्लिकेशन बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। तो डीएनटीपी जो होते हैं, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, ये दो पर्पज सॉल्व करते हैं। पहला एनर्जी देते हैं एंड के 2 फॉस्फेट बॉन्ड तोड़कर, और खुद जो है एज अ सबस्ट्रेट भी एक्ट करते हैं। तो दोनों काम ये कर रहे होते हैं। इतनी बात हम लोगों ने पढ़ ली है। अब बाकी एंजाइम्स कौन कौन से हैं ये हम देखेंगे, एंड देन हम लोग डीएनए रेप्लिकेशन का मैकेनिज्म देखेंगे। इतना ही बचा हुआ है बस रेप्लिकेशन। एनसीईआरटी में बहुत छोटा है, लेकिन इसमें 2 घंटे का टाइम लग जाएगा। हमें डिटेल में काफी सारी चीजें पढ़नी है, तो उनको हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। कोई डाउट है अब तो डाउट सेक्शन में डाल दो, जिससे कि हम लोग आगे बढ़ सके और अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई कर सके। एक्स्ट्रा क्लास कल तो नहीं हो पाएगी भाई, कल इसलिए नहीं हो पाएगी बिकॉज कल मेरे को कुछ भी करके कल और परसों में लक्ष्य खत्म करना है ना। लास्ट चैप्टर बचा है हमारा बायोडाइवर्सिटी, तो उसको खत्म करने के बाद हमारे पास एक हफ्ते में 2 दिन हुआ करेंगे, तो वो मैं आपको डिवोट कर सकता हूं। यस, तो मैं बता दूंगा पहले से, क्योंकि ऐसा नहीं है मैं फ्री बैठा हूं, मैं क्लास ही ले रहा हूं, लेकिन इन डिफरेंट बैचेस। करेक्ट, आ जाओ मेरे भाई, लेट्स चेक सम डाउट्स। अगर आपके डाउट्स हैं तो आप यहां डाल सकते हैं। डबल स्टैंडर्ड डीएनए हमारे पास, लेकिन सर फिर भी हमें जेनेटिक डिसऑर्डर हो जाते हैं, इसका क्या रीजन है? देखो दोस्तों, मैं कह रहा हूं कि प्रूफ रीडिंग एंजाइम्स सारी गलतियों को पकड़ने संभव नहीं है। बहुत ज्यादा अगर कोई माइन्यूट गलती है वो रह जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। और यहां हम सिर्फ डीएनए रेप्लिकेशन की बात कर रहे हैं। अगर समझ लो कोई 2 क्रोमोसोम ही चिपके रह गए, जैसे आप अगला चैप्टर जो आएगा प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, वहां पढ़ेंगे क्रोमोसोम डिसजंक्शन के बारे में, कि क्रोमोसोम जो है भैया ये 2 आपके सेट ऑफ क्रोमोसोम है ना। 6 क्रोमोसोम यहां है, 6 क्रोमोसोम यहां है। अब मैं गैमीट बना रहा हूं, गैमीट बनाते टाइम ये जो आपके 6 क्रोमोसोम है सेपरेट हो जाएंगे। दिस इज अ नॉर्मल केस। समझ लो मेरे भाई ये दोनों किसी कारणवश चिपके रह गए। अब इस पर्टिकुलर गैमीट में 7 क्रोमोसोम हो गए, इसमें 5 ही रह गए। अब ये किसी नॉर्मल गैमीट से टकराएगा, उसमें 6 होंगे, इसमें 7 है, टोटल 12 होने चाहिए थे, 13 हो जाएंगे। ये किसी नॉर्मल गैमीट से टकराएगा जिसमें 6 है, इसमें 5 है, टोटल 12 होने चाहिए थे, 11 ही पहुंचे। एक इंडिविजुअल में 1 क्रोमोसोम एक्स्ट्रा पहुंच गया, ये भी एबनॉर्मेलिटी है। एक में 1 कम पहुंच गया, ये भी एबनॉर्मेलिटी है। तो सारे के सारे जो आपके जेनेटिक डिसऑर्डर्स है, सारी के सारी जो जेनेटिक समस्याएं हैं, वो एक कारण की वजह से नहीं होती, अलग अलग कारण भी हैं, उनके बारे में भी हम लोग चर्चा कर रहे होंगे। तो ये आपको धीरे धीरे सिखाया जाएगा। और प्रूफ रीडिंग एंजाइम भी इतने एफिशिएंट नहीं है, जनरली आपको म्यूटेशन नहीं होने देते, है ना। और होंगे भी तो नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस में होंगे। जब धीरे धीरे आप इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा। कई बार कोडिंग सीक्वेंस में जो है म्यूटेशन हो जाती है, वो ज्यादा घातक है, उस बारे में चर्चा करेंगे। बाय बाय सर बिल्लोटा दिल टीसी, थैंक यू दोस्त। सर हेयरलाइन रिसीडिंग प्रॉब्लम का कुछ बता दो। देखो दोस्त, पहली बात तो जेनेटिक हो सकता है, उसके अलावा और भी कई सारे कारण हैं कि आप कुछ केमिकल यूज कर रहे हैं, है ना। कोई आपने शैम्पू अलग प्रकार का यूज कर लिया है, या आप बालों को रेगुलरली धो नहीं रहे हैं, साफ नहीं रख रहे हैं, है ना। स्कैल्प जो है उस पर कुछ इन्फेक्शन हो गया है, अलग अलग प्रकार के कारण होते हैं। उम्र के कारण भी हो सकता है, और मर्दों में ज्यादा कॉमन समस्या है। तो जस्ट यही है एक्सेप्टेंस। उसके अलावा देखो, मार्केट में इलाज के नाम पे बहुत कुछ आ रहा है, पर ट्रस्ट वर्दी नहीं है। अ लॉट ऑफ थिंग्स आर जस्ट बीइंग सोल्ड बाय हिटिंग योर इनसिक्योरिटीज, बट नॉट ट्रस्टवर्दी मोस्ट ऑफ द टाइम।
ज्यादातर जो चीजें हैं वो ट्रस्टवर्दी होती नहीं। तो इससे अच्छा एक्सेप्ट करो भाई, अगर थोड़े से बाल उड़ भी रहे हैं, कल को समझ लो भाई मेरे यहाँ के 4 बाल और उड़ गए तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा उससे बताओ। ऐश करो ना, कॉन्फिडेंट रहो, है ना, मौज मस्ती काटा करो। आओ सर, अगर आप एक पार्शियल ड्रॉपर होते तो कैसे पढ़ते अलॉन्ग विद कॉलेज पेपर आफ्टर 9 to 4 कॉलेज रहता है, आप कॉलेज में कैसे पढ़ाई करते नीट की। अगर पार्शियल ड्रॉपर होता तो भाई देखो बचा हुआ टाइम ही देना पड़ता। कॉलेज देखो एक मस्त जगह है वैसे पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि कॉलेज में ओनली अटेंडेंस इज कंपलसरी, आप बैठ के क्या कर रहे हो दैट इज नेवर कंपलसरी, है ना। तो कॉलेज जो है उसमें जाओ और अपना ही काम करते रहो। अगर आप ओबीडियंट हो, पढ़ते लिखते दिखाई दे रहे हो ना, तो टीचर यूजुअली कुछ बोलते नहीं है। बी अ टीचर्स पेट। कई बार आपको लगेगा कि ये स्टेटमेंट गलत है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये सही चल जाती है। अगर आप अच्छे से व्यवहार करते हो और आप टीचर की बातों पे यस सर करते हो, नॉर्मली आपके प्रैक्टिकल में भी नंबर नहीं कटते। अब भारत के कॉलेजेस इसी चीज पे चल रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण भी है लेकिन ये बचने का एक बढ़िया रास्ता भी है। अगर आप अच्छे हो, आप व्यवहार आपका ठीक है, अगर संस्कारी हो अगर आप, तो ठीक है, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून करते रहो, टाइम टाइम पर आते जाते पैर छू लो, बहुत मस्त मजे में आपकी जिंदगी कट जाएगी, है ना। कभी एक आधी बार आप इधर उधर कुछ पकड़े भी गए अलग चीज पढ़ते हुए, तो भी कोई आपको डांटेगा नहीं, क्योंकि पढ़ाई तो कर रहे हो, किसी को कुछ कह थोड़ी रहे हो। दिस इज द फैक्ट, ये होता है। तो अगर कॉलेज जाना ही पड़ रहा है ना, तो एकदम आधा घंटा निकाल के जो है चापलूसी किया करो कहीं कहीं, तो उससे जो है आपको क्षति नहीं पहुंचेगी, उससे आपको जो है कोई टीचर कुछ कहेगा नहीं। अल्टीमेटली यू विल क्रैक द कोड। धीरे धीरे टाइम के साथ, आपका लंबा कॉलेज है तो आप वक्त निकालना सीख जाओगे और आराम से बैठ के पढ़ाई करो। मोस्ट ऑफ द टाइम कॉलेज में क्या होता है, टीचर्स भी पढ़ाना नहीं चाहते। अब आपका कोई एक्सेप्शनल कॉलेज है तो आई डोंट नो, मोस्ट ऑफ द टाइम यही चलते रहते हैं ना, फेस्टिवल्स चलते रहते हैं, फेस्ट आ गए, कोई अलग से यूथ फेस्टिवल चल रहा है ना, कुछ कुछ और हो गया, टीचर के ही कुछ कुछ लेक्चर्स कहीं और हैं, कहीं और गेस्ट लेक्चर के तौर पे वो काम कर रहे हैं। कॉलेज के लेक्चर्स बहुत बिजी रहते हैं वैसे, तो यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम दे डोंट इवन वांट टू टेक क्लास। तो जल्दी जल्दी बोल के क्लास में अपना एक गुट बनाओ कि सर जी जल्दी छोड़ दो, जैसे हमारे साथ करते रहते हो ऐसे ही करते रहो, लंच ब्रेक में घूमो, ऐश करो, यही होता है। पढ़ोगे, पढ़ना चाहोगे तो दिन में 3-4-5 घंटा निकाल लोगे। और कॉलेज में भी मोस्ट ऑफ द चीजें वही हैं जो आपने नीट में पढ़ी थी, थोड़ा हाई लेवल पे पढ़ते हो तो वो भी आपको हेल्प ही कर रही होगी, है ना। ठीक है, बालू माफिया तुम्हें ही ढूंढ रहा था मैं कई दिनों से, है ना। किरिस का सुनेगा, किरिस का बता, ये दिल न दिया, अरे मेरे भाई मीम की दुनिया से बाहर आ जाओ, वरना अभी वहीं छोड़ाऊंगा तुम्हें जहां तुमने ये क्या हो गया भाई, अलग ही प्रकार का बोर्ड है हमारा। सर ये स्लाइड लिखनी है, नहीं भाई पुष्कर मेरे भाई मेरी जान, ये इकलौती ऐसी स्लाइड थी जो नहीं लिखनी थी। बाकी सबने अगर लिख लिया तो तुमने अपना पन्ना फाड़ के फेंक देना, हवा में उड़ा देना मेरे भाई, हवाई जहाज बना के। यही एक स्लाइड थी जो नहीं लिखनी थी। इस एक धुरंधर ने ही एक क्रैक कर लिया है कोड, मतलब यार मतलब कमाल, तुम्हारे दिमाग को सल्यूट है दोस्त। बाकी सबने लिख तो नहीं ली, कहीं क्लियर इंस्ट्रक्शन गए थे, है ना, कि लिख मत लेना ये स्लाइड, तो सिर्फ भाई ने छोड़ी है। तुमने अच्छा किया दोस्त, नहीं लिखनी थी ये स्लाइड, नहीं लिखनी थी, अच्छा कर दिया तुमने, वेरी गुड, है ना। सर क्रिसमस की छुट्टी मत दो, एक्स्ट्रा क्लास ले लो, है भाई, अपनी तो होती नहीं है उस दिन हम तो क्या ही छुट्टी करें, एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे आप बोलोगे तो, है ना, क्योंकि मेरी एक ही बैच में एक ही क्लास है, मैंने तो लगा रखी है अपनी, मेरे को लक्ष्य खत्म करना है अगले 2 दिन में, तो नॉर्मल ही है ना। ओके सर, डीएनटीपी इज एटीपी, भाई डीएनटीपी मतलब न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, कोई भी न्यूक्लियोसाइड बना लो ना डीएनए से संबंधित, एटीजीसी कुछ भी लगा दो, है ना, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बना लो, ग्वेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बना लो, कुछ भी बना लो, एटीजीसी में से कुछ भी बना लो। यस ओके। ओम सर 8 जनवरी से आ रहे हैं ना आगे का कंप्लीट कराने, यार आइडिया नहीं है मेरे को, केमिस्ट्री का आइडिया नहीं रहता इतना, अभी तो खुद का ही नहीं पता क्या चल रहा है जीवन में। इसको लिखना है क्या, अरे वाह, यस, समझदार बच्चों की संख्या बढ़ रही है क्लास में। एक और बच्चे ने देखो सेम क्रैक कर लिया है कि इसको लिखना है क्या, मतलब क्लास में 2 धुआंधार बच्चे तो थे, मतलब इतना तो आज मैं भाई अपना जॉन सीना चौड़ा करके कह सकता हूं कि 2 बच्चा तो भाई साइंटिस्ट लेवल पढ़ाया है मैंने। मतलब तुम्हारा अलग पोस्टर से तुम्हारा काम नहीं चलेगा, रिजल्ट सेलिब्रेशन तुम्हारी तो मूर्तियां बनेंगी, है ना। ये जो 2, एक पुष्कर भाई की, एक हमारी बहन का क्या नाम है, श्रेया गुप्ता जी की, और पुष्कर भाई की 2 अलग बड़ी मूर्तियां बनाएंगे, है ना, एकदम ग्रैंड सेलिब्रेशन होगा तब अलग से, मतलब तुम्हें तो मतलब अलग से ही तुम मुझे मेडल पहना देना, मेरा जीवन सफल हो जाएगा।
मैं तो आपको क्या ही मेडल पहनाऊंगा रिजल्ट से, आप मेरे को प्लीज यार, मैं 2 लोग यार, प्लीज भाई, इतना तो बनता है यार। मेरा तो मतलब अब मेरा ड्रीम है ये कि पुष्कर और श्रेया, ये 2 लोग आए भाई एकदम, मुझे कुछ दे दो तुम, मेरे को सर्टिफिकेट दे दो यार, मेरे को सर्टिफिकेट दे दो, मेरे को मेडल पहना देना एक, है ना, मेरे को ट्रॉफी चाहिए, तुम्हारे हाथ से ही चाहिए अब बाकी गए भाई, अब राष्ट्रपति पुरस्कार गया तेल लेने, अब नहीं, मेरे को यही मेरे जीवन का अब मेन गोल है। अब मुझे जीवन की राह दिख, अब मैं भाई फाड़ के रख दूंगा, मैं बहुत मेहनत करूंगा लाइफ में ना, तुम दोनों को कहीं से भी ढूंढ निकालूंगा मैं, आज ही बात करेंगे। हाँ, प्रीति एक्सेप्ट कर रहे हैं मोहित कुमार, मोहित कुमार भैया, अखबार में फोटो छपेगी इनकी कल सुबह, तो सारे लोग देख लेना, है ना, टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करके मोहित कुमार की प्रीति एक्सेप्ट कर लो, 5 डब्बे अलग बनाए हैं साइड में, ऐसा इमोजी भी नहीं बनाया कि दिखाया जा सके समाज को, तो डब्बे ही आ गए हैं एकदम अनएक्सेप्टेबल इमोजी यहाँ पर भेजा है भाई ने, तो तुम्हारा कुछ तो तुम्हारे कुछ बनाएंगे, एक छोटा तुम्हारा भी एक ऐसे तुम्हारे नाम का छल्ला बनवा देंगे, वो गाड़ी की चाबी में टांगने का, मूर्ति तो देखो उन 2 की बनेगी आज, पुष्कर और श्रेया की ही बनेगी, तुम्हारा लेकिन कुछ तो बना देंगे साइड में, है ना, तो एक ऐसा वो सिरेमिक का छल्ला बना देंगे तुम्हारा, लेकिन तुम्हारे नाम का कुछ ना, मोहित भाई का एम वाला छल्ला बना दूंगा लकड़ी का, है ना, वो लेके आऊंगा तुम्हारे लिए। वेरी गुड भाई, वाह, बहुत मजा आ गया भाई, क्या बात है यार, मतलब खतरनाक। एसकेसी सर का सूगला ली, सर आप गर्म पानी से नहाते हो या ठंडा पानी से? वाह, नाम खुद का सूगला है और पूछ मुझसे रहे हैं, ये तो अच्छी बात नहीं मित्र, तुमने जो है यार तुम कैसे हो, मतलब तुम कहां से 12वीं पास किए हो, मुझे उस स्कूल का नाम बताओ ना, अगली बार से मुझे कोई भी बच्चा पूछेगा सर मेरा बैकलॉग है, सर मेरे से ये नहीं हो रहा, वो नहीं, मैं उसी स्कूल में भेजूंगा, मतलब जो स्कूल तुम्हें पढ़ा दे रहा है वो ठीक है, मतलब वो तो किसी को भी पढ़ा देगा ना साथ में, तुम मुझसे अलग से आके मिलना दोस्त। यस, हम लोग मिलकर एक नए समाज का गठन करेंगे, क्योंकि देखो जो एग्जिस्टिंग समाज है वो तो हमें अपनाने से रहा, हम लोग अपना ही एक झुंड बनाएंगे, 11वीं 12वीं में भी हम लोग एक अलग सा गुट बनाएंगे, खतरनाक एक गिरोह बनाएंगे, उसमें तुम्हें शामिल करें, उसका लीडर बनाएंगे तुम लोगों को, है ना, मुझे ऐसे लोगों की सख्त जरूरत है यार, कभी कल को कहीं पंगा वंगा हो जाए, वैसे तो मैं शरीफ आदमी हूं, किसी पंगा लेता ही नहीं हो, तो अपन ही एक खाली कमरे में दरवाजा चिटकनी लगा के ऐसी बातें कर रहे हैं, बाकी किसी को बाहर समाज में नहीं पता है कि मैं क्या कर रहा हूं, लेकिन दोस्त तुमसे तो भाई अलग से बैठ के मिलना, वार्तालाप, बड़ी बातचीत करनी बनती है, तुम मुझसे मिलना यार प्लीज, है ना, कहीं भी मिलो तो मुझे बता देना, मैं तुमसे मिलना मिस नहीं कर सकता। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, कुछ ताबड़तोड़ आने वाला है और झटपट इसी वीक स्टार्ट कर देंगे, ऑलराइट, चलो मेरे भाई, ठीक है सब अपने स्कूल का नाम लिखने लगे, अरे यार, अरे भाई केवी का नाम मतलब बहुत पिटोगे भाई नहीं नहीं नहीं, सब अपने स्कूल का नाम लिखने गए कि भाई जहां हमें पढ़ा दे रहे हैं वहां तो कोई भी पढ़ लेगा सर हमारा तो आधार कार्ड भी नहीं है, हमारा भी एडमिशन हो गया, बताओ दुनिया में कोई भी ले सकता है यहाँ पे एडमिशन आकर के नहीं नहीं ठीक है, अच्छी बात है यार, चलो बहुत बढ़िया, ऐसे यार स्कूल की बेइज्जती मत किया करो तुम, देखो मजा तो आता है इन सब कामों में, लेकिन करनी नहीं चाहिए, है ना, कोई बात नहीं, जो केवी लिख रहे हैं तुमको तो ढूंढ ढूंढ के लपेटूंगा मैं किसी दिन, ऐसा मत करो यार, जेएनवी वाले भी दगाबाज निकले भाई जेएनवी भर रखा है, खूब भर रखा है चैट सेक्टर में, नहीं 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 ऐसा मत करो, चलो यार, ऑल राइट, आई होप मजा आया होगा, दिस वॉज द बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू रेप्लिकेशन, कल हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ रेप्लिकेशन, एकदम विजुअलाइजेशन के साथ, एकदम 3D में दिखाऊंगा, और खुद के भी कुछ प्रॉप्स हैं वो लेकर के आऊंगा, रेप्लिकेशन ऐसा आपने अभी तक नहीं पढ़ा होगा, खूब बड़ा गेम होने वाला है, सो प्लीज मेक श्योर दैट यू कम टू द क्लास, एंड उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रांसक्रिप्शन, उसके बाद ट्रांसलेशन, एंड उसके बाद पोस्ट सेंट्रल डॉगमा इवेंट्स को हम लोग पढ़ रहे होंगे। इस चैप्टर को खत्म करने के बाद मोटा मोटा आप मान सकते हैं ऑलमोस्ट आपका 1 महीने के अंदर सिलेबस खत्म हो रहा होगा, ऑलराइट, चल टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया, मिलेंगे कल, ध्यान रखो, बाय बाय। एक्स्ट्रा क्लास होगी तो नोटिफाई कर दूंगा, आ जाना, शाम के टाइम ही रखेंगे, अगर रखेंगे तो इन डे आफ्टर टुमारो, थर्सडे को अगर होती है तो, क्योंकि कल मेरी ऑलरेडी क्लास लगी हुई है रात के 8 बजे तक, तो कल कुछ नहीं है, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं, अगर परसों कुछ होता है क्रिसमस वाले दिन सुबह शाम अगर मैं कुछ अलाइन करता हूं क्लास तो पहले बता दूंगा, एक रात पहले नोटिफिकेशन आ जाएगी, ठीक है, चलो टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, बाय।